घी बेकार चीज है, घी बेकार है, घी बेकार है, घी। सारे घरों से घी निकाल निकाल के दिस सो कॉल्ड कंपनीज ने ऑलिव ऑयल, नेचुरल, सनफ्लावर, सैफफ्लावर, सफोला, मतलब एंड सो मेनी ऑफ दिस कंपनीज सेड घी को अपने घर से बाहर निकालो, जबकि घी इज नॉट ऑल दैट बैड। एक्सेस ऑफ घी इज बैड। एक तरफ है मैल न्यूट्रिशन, एक तरफ हम जूझ रहे हैं कि हमारे अंडर नरिश बच्चे हैं, मैल नरिश बच्चे हैं, प्रोटीन डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी ये है, और दूसरी तरफ हमारा ओबेसिटी बढ़ता जा रहा है बच्चों में। अगर आप 100 पेरेंट्स ऐसे लेते हैं जो ओबीस हैं, तो उनमें से 30 लोगों के बच्चे 100% ओबीस होंगे, बिकॉज एक बीमारी 100 बीमारी को साथ लेके आएगी। एक मोटापा, अगर मैं सर से नीचे तक चलना शुरू करूं, माइग्रेन, सूडो ट्यूमर सेरेब्रल यानी कि सर दर्द होना, क्लस्टर हेडेक होना, आंखों की रोशनी बिकॉज ऑफ डायबिटीज, टेस्ट बड खराब होना, कान, थायराइड, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर्स, इनफर्टिलिटी। मोटापे से जो पीड़ित लेडीज हैं उनको ब्रेस्ट कैंसर और यूट्राइन कैंसर 8-fold टाइम्स मोर होता है। व्हाट इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉज ऑफ कैंसर? ओबेसिटी। ये लोगों को पता ही नहीं है। सो अगर 10 लोग मोटापे से पीड़ित हैं तो उनमें से 8 लोगों को किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा है। यंग लेडीज कहती है मेरे को पीसीओडी है इसलिए मेरा वेट गेन हो रहा है। हाँ, दिस इज वेरी ये उल्टा कॉमन है। थिंग। मोटापे से पीसीओडी होता है, पीसीओडी से मोटापा थोड़ा होता है। हम बिस्किट्स और ब्रेड्स में भी फ्रॉड ऐड मारना शुरू करते हैं, मल्टीग्रेन, डाइजेस्टिव, मोर फाइबर, डाइट नमकीन, डाइट चिड़वा। अरे दिस इज हाउ वी फूल पीपल। 10 to 20% of carbs in your diet is okay. Anything more than that will be stored as fat. So इसलिए कार्ब बुरा है। Excessive sugars and chocolates and pastries is bad. Processed food is bad. अगर मैं सुबह से शाम तक 100 बार बात करूं और ये बोलूं कि आपने डाइट में क्या खाना है, मैं सबसे पहले बोलूंगा प्रोटीन्स। हर इंसान को कम से कम 1 ग्राम पर केजी पर डे चाहिए। अगर मैं 60 किलो का, मुझे 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए, राइट? इसको डिवाइड कर लो 20-20-20 में। सो ब्रेकफास्ट में मुझे 20 ग्राम चाहिए, लंच में 20 चाहिए, डिनर में 20 चाहिए, राइट? और अगर आपको लगता है कि आप ये नहीं कर पा रहे, then supplementation is not bad. In our society and our food regulation, there's something called synthetic paneer, which is allowed. Oh, it is allowed in India? It is allowed, yeah. So there's something called synthetic paneer, which is allowed, which is made by some fats and emulsifiers, other things. The only regulation is it should be mentioned on the packet. अगर हम 8000 कैलोरीज बर्न करेंगे तब 1 किलो कम होगा। जब हम वेट लूज करते हैं, सबसे पहली चीज क्या जाती है शरीर से? पानी, जो होना चाहिए। दूसरी चीज वेट लॉस में क्या होती है? बॉडी मसल्स, जो हमें चाहिए। तीसरी चीज क्या होती है? फैट, क्योंकि फैट रेजिस्टेंट होता है, वो तुम्हारा स्टोरेज है। देयर इज नथिंग कॉल्ड फैट बर्नर। ये मिथ है। कोई यूएस एफडीए अप्रूव्ड फैट बर्नर नहीं आता। 1000 स्टेप्स, 10,000 स्टेप्स। Yeah. आई थिंक इट्स स्टूपिड। ये ऐसा मेरा मानना है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, सही है, मैं आपको अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। इस गैरेट ने क्या किया, आपको ना एक गलत सेंस ऑफ वेलबींग दे दी है। आप अपने फोन पे स्टेप्स काउंट कर लेते हो विदाउट रियलाइजिंग वो मूवमेंट आपकी हाथ की मूवमेंट भी काउंट कर रहा है। बट फॉर यंगस्टर्स, गेट आउट, गो टू द जिम, रन। यू मस्ट डू एटलीस्ट 40 minutes ऑफ कंटिन्यूस ट्रेनिंग। बैडमिंटन इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, राइट? सो एक्सरसाइज करें, अपने मसल्स को वर्क करें, सम रेजिस्टेंस उसमें ऐड करें। कैलिस्थेनिक्स इज एक्सट्रीमली गुड, बॉडी वेट एक्सरसाइज इज एक्सट्रीमली गुड। मैं नाम नहीं बता सकता। आज की तारीख में 4-5 ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनकी सर्जरी मैंने करी हुई है, और वो ये बोलते हैं कि उन्होंने ये डाइट लेके सर्जरी करी, ये डाइट लेके ठीक करा अपने आप को, ये डाइट लेके ठीक किया, और ऐसा ना करने से किया, ऐसा ना करने से किया। सो प्लीज डोंट गेट लॉस्ट in this world, digital world. Please understand the truth. कितनी बार ऐसा होता है कि हम अगर अपने आसपास किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो मोटापे का शिकार है, जिसको ओबेसिटी है या ओवरवेट है, तो हम उसको जज करते हैं, बॉडी शेम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसको बोलते हैं, लेकिन ये समझने की कोशिश नहीं करते कि इसका कारण क्या है, एक्चुअल में वो ओबीज है या ओवरवेट है। आज के हमारे सेशन में समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में ओबेसिटी यानी कि मोटापा होता क्या है,
कितना वेट गेन करना नॉर्मल होता है और कैसे आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे, नो वाचिंग एनबीटी लाइव। आज हमारे साथ एनबीटी लाइव की स्वास्थ्य चर्चा में एक ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जिनसे आप पहले भी मिल चुके हैं। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर अतुल एनसी पीटर्स की, जो कि एक बेरियाट्रिक एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन है। पिछली बार आपने उनसे काफ़ी सारे सवाल पूछे थे, काफ़ी सारी चीज़ें रह गई थी, तो आज के सेशन में हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। डॉक्टर अतुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबीटी स्वास्थ्य चर्चा में। सो लाइक आई सेड कि आप एक बार फिर से आपको हमारे इस सेशन में देखकर बहुत अच्छा लगा, और हमारी जितनी भी ऑडियंस है, लास्ट टाइम आपने जितनी इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर की थी, काफ़ी उनके लिए हेल्पफुल रही थी और बहुत से सवाल भी उनके रह गए थे। तो क्योंकि आज हम ओबेसिटी के बारे में बात करेंगे, सबसे पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि एक्चुअल में कब कहा जाता है कि कोई व्यक्ति ओबीज है या ओवरवेट है, क्या डिफरेंस होता है? सो वर्षा, बेसिकली अगर देखा जाए तो ओबिसिटी आज की तारीख में एक बीमारी मानी जाती है। तो ओबिसिटी जैसे हम पहले मानते थे, ओबिसिटी हमारे लिए पहले एक हेल्थ इशू था कि शायद मेरे को हेल्थ इशू है, मैं थोड़ा सा फ्लफी हूँ, मैं थोड़ा सा मोटा हूँ, उसको हम बीमारी नहीं बोलते थे। लेकिन आज की तारीख में मोटापा एक बीमारी है। सो मोटापे से जो जूझ रहे लोग हैं, उनको पहले तो सबसे पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा ये बीमारी है। अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि मैं बीमार हूँ, तो आप उसका समाधान ढूंढने नहीं चलेंगे। आपका दूसरा क्वेश्चन था कि कैसे मान लें कि नॉर्मल कौन है, ओवरवेट कौन है और मोटापा किसको है। सो इसको बहुत अगर आसान तरीके से देखा जाए तो एक इंडेक्स होता है, इसको बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है, आपकी वेट को केजीज में डिवाइड किया जाता है, आपकी हाइट इन मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स वेट डिवाइडेड बाय हाइट इनटू हाइट। सो इससे हमें एक बीएमआई निकल के आ जाता है, राइट। और अगर आपके पास कैलकुलेटर तो उससे कैलकुलेट कर सकते हैं, वरना आप गूगल में, आजकल सबके पास फोन में गूगल है, आप गूगल में बीएमआई कैलकुलेटर डाल के अपना हाइट वेट डालेंगे तो आपको आपका रियल इंडेक्स मिल जाएगा, बीएमआई मिल जाएगा। सो जो लोग 18.5 से नीचे हैं उनको हम अंडरवेट कहते हैं। 18.5 से 22.5 तक हम उनको गुड वेट कहते हैं, राइट। 22.5 के बाद जब वो 5 बीएमआई ऊपर चले जाते हैं, हम उसको ओवरवेट कहते हैं। यानी कि करीब 27.5 तक हम उसको ओवरवेट कहते हैं। और जैसे ही आप 27.5 को क्रॉस कर जाते हैं, हम उसको मोटापा कहते हैं। और इस मोटापे को भी हम क्लासिफाई करते हैं इन क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। तो 27.5 के ऊपर क्लास 1, 32.5 के ऊपर क्लास 2 और 37.5 के ऊपर क्लास 3। अब ये थोड़ी सी पुरानी डेफिनेशन होगी जो मैंने बताई अभी। अब हमने ये देखा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि ये जो हम 27.5 ये ले रहे हैं, ये भी शायद ज़्यादा है, क्योंकि हमें बहुत अर्ली स्टेज पे जाके बीमारियां लगनी शुरू हो जाती हैं। सो द करंट स्टेटस इज 25 तक उसको हम ओवरवेट मानते हैं। 25 के बाद हम उसको क्लास 1, 30 के बाद क्लास 2 और 35 के बाद क्लास 3। आई एम टॉकिंग अबाउट एशियंस। यही अगर हम मान के चलें जो अमेरिकन्स हैं या यूरोपियंस हैं, उनकी सबकी बीएमआई 2.5 से 5 ऊपर मानी जाती है। तो अगर आप इसको समझें कि अगर एक 35 बीएमआई का इंडियन है और 35 बीएमआई का अमेरिकन है, लेट्स से, राइट, तो हमारे जो इंडियंस हैं उनको इस बीएमआई पे बीमारी लगने के चांसेस, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियक प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं निस्बत इसके अमेरिकन के, क्योंकि उनका मसल मास ज्यादा होता है, बोन हैवीस होती है। सो इसलिए सरल तरीके से 25 के नीचे आप ठीक हैं, 25 के ऊपर आपको केयरफुल हो जाना है, आप क्लास 1 में आ जाते हैं, 30 के ऊपर क्लास 2 में और 35 बीएमआई क्लास 3 में आ जाते हैं। ओके डॉक्टर, आपने बहुत ही ब्यूटीफुली आई थिंक एक्सप्लेन कर दिया है कि बीएमआई क्या होता है और कब कहा जाता है कि कोई व्यक्ति है वो ओवरवेट है या उसको ओबीज है या वो ओबीज है एक्चुअली। सो अगर हम थोड़ी वेट गेन की बात करें, कितना वेट गेन करना नॉर्मल होता है? सो नॉर्मल अबाउट एनीथिंग बिटवीन 5 to 10% इज ओके। बट इसको मैं ओके इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि एक बार जब आप इस साइकिल में शुरुआत कर लेते हैं, वेट गेन करना शुरू कर लेते हैं, सो हमारे बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो आपके वेट लॉस को रेजिस्ट करना शुरू करते हैं। सो एक बार वेट गेन आपने शुरू किया, उसको रोक पाना मुश्किल होगा। सो इसलिए हमें ये कहना कि वेट गेन कर ले तो ये चलेगा इज नॉट राइट, एक्सेप्ट इन सर्टेन कंडीशंस, राइट। प्रेगनेंसी में आप चाहते हैं वेट गेन करना, राइट, बिकॉज यू हैव टू फीड योरसेल्फ, यू नीड टू फीड द बेबी। सो फॉर लेडीज अ हेल्दी वेट गेन इज ओके ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि एक अच्छा वेट गेन जो करीब 5 से 8 किलो के बीच में होना चाहिए, वो ओके।
ये नहीं कि आपने पंजीरी के लड्डू खाने शुरू कर दिए, सासू माँ ने बोला ना ना मेरा पोता है, मेरी पोती आ रही है, दोता आ रहा है, घी खा लो, और आपने 20 किलो वेट गेन कर लिया। सो वो रॉन्ग है। सो नो वेट गेन इज गुड। सर्टन कंडीशन, सर्टन टाइम, थोड़ी फेस्टिविटीज हो गई, हमारे त्यौहार भी बहुत अच्छे आते हैं, शादियों का भी सीजन आता है, तो 1-2 किलो गेन किया, अवेयर हो जाइए कि आपने वेट गेन कर लिया है, अब आपको केयरफुल हो जाना है। सो ऐसे सर, आपने ना फेस्टिवल्स की बात की। आई थिंक इंडिया में हर दूसरे महीने कोई तो फेस्टिवल होगा, या किसी की शादी होगी, किसी का बर्थडे होगा, तो आई थिंक ये चीजें भी कहीं ना कहीं एक फैक्टर है। लाइक यू सेड कि कई बार ऐसा होता है ना, हम स्वीट ज्यादा खाते हैं या हम तला भुना खाना ज्यादा खा लेते हैं, वो भी कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूट करता है। तो अगर हम कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ओबेसिटी किन किन कारणों की वजह से बढ़ सकती है, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं? सो इसको हम ना सरल तरीके से तोड़ लेते हैं। सो ओबेसिटी के बहुत कारण है। एक तो ये मल्टी फैक्टोरल है, ऐसा नहीं है कि मैं ज्यादा खाऊंगा तो मोटा हो जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज मैं और एक और इंसान, हम 4 लोग बैठे हैं और हम रोज 2 गुलाब जामुन रोज खाते हैं, तो जरूरी नहीं कि हम 1 महीने के बाद हम चारों वेट गेन करें। हो सकता है मेरा वेट बिल्कुल वैसे ही रहा है, एक आध का वेट 1 किलो बढ़ जाए और एक इंसान का वेट 5 किलो बढ़ जाए। सो फूड इज इंपॉर्टेंट, लेकिन जब फूड की बात करते हैं उससे पहले आता है जेनेटिक्स एंड प्री जेनेटिक्स। सो जैसे ओबेसिटी हेरेडिटरी होती है, यानी कि उसका एक बड़ा भाग जीन्स में पाया जाता है। जीन्स में यानी कि जो आपको हेरेडिटरी, आपके माँ बाप, आपके दादा दादी, नाना नानी से मिले। सो हमने देखा है फैमिलीज पे जहाँ पर माँ बाप थोड़े से हेल्दी थे, या माँ बाप मोटे हैं, या दादा दादी मोटे थे, तो उनके बच्चों की चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लोज टू 30% ऑफ चिल्ड्रन जिनके माँ बाप ओबीस है विल बी ओबीस। यानी कि अगर आप 100 पेरेंट्स ऐसे लेते हैं जो ओबीस हैं, तो उनमें से 30 लोगों के बच्चे 100% ओबीस होंगे। सो विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट इज जेनेटिक, राइट। अब हमने 30 की बात कर ली, तो 30 के अलावा 70 भी तो है, तो हो सकता है वो 70 ना हो, तो जीन्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं हुआ। तो जीन्स इंपॉर्टेंट है, वो हम एक बात मान के चलते हैं। सेकेंड फैक्टर मानते हैं एनवायरमेंट। एनवायरमेंट मतलब आपका खाना पीना, उठना बैठना, रहना, आप किस तरीके से रहते हैं, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है। जैसे कि एक फैमिली में 2 बच्चे, एक ओबीस एक नॉन ओबीस। अब जीन्स माँ बाप से मिले तो जीन्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो हो सकता है एक को मोटापे के मिले, एक को नहीं मिले, एक बच गया। दूसरा जो जिसको जीन्स मिले उसको मालूम है कि उसकी तासीर ऐसी कि उसका वेट गेन हो सकता है, माँ बाप ऐसे थे। दूसरा ठीक है, उसको लगता है कि सब चलेगा, वो गलत खान पान, सैर नहीं करनी, एक्सरसाइज नहीं करनी, काउच पोटैटो, टीवी, मोबाइल, इन चीजों में लग गए। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स बिकम इंपॉर्टेंट। जबकि इन लोगों का खाना सिमिलर है, जीन्स सिमिलर है, दोनों के खाना ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट एक के फिजिकल एक्टिविटी एंड फिजिकल एट्रीब्यूट्स, दूसरे के एक्टिविटीज एंड एट्रीब्यूट्स चेंज हो गए। सो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो गए। तीसरा बहुत बड़ा कारण है खाना। हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से, जैसे अभी हम बात कर रहे थे फेस्टिविटीज की, हमारा सारा जो एंजॉयमेंट का जो सर्कल है या सेलिब्रेशन का सर्कल है, इज अराउंड फूड। यस। होली आ गई, गुजिया बना लो, गुजिया बना लो, गुजिया बना लो। सर्दी आ गई, रेवड़ी खा लो, दाल मुटकल ये खा लो। लोहड़ी आ गई, ये खा लो। दिवाली आ गई, ये स्वीट बना लो। सो हमारा सारा एंजॉयमेंट एंड सारा source of entertainment is revolving around food. So we become like that, right? हम कब ये बोलते हैं चलो इस बार होली है, let's go, आज हम इस होली में हम जिम जाएंगे या बाहर एक्सरसाइज करने जाएंगे? Very rare. कोई नहीं बोलता। ये कोई नहीं बोलता कि आज हमारा बर्थडे है और हम इस बार अपना बर्थडे सेलिब्रेट ना करके, केक ना काट के, मिठाइयाँ और चॉकलेट्स ना लेके बाहर जाके गरीब बच्चों को लिए कुछ करेंगे या कुछ एक्टिविटी करेंगे या स्पोर्ट्स सेंटर जाएंगे। सो हमें शायद ये सिखाया नहीं गया या हमारे पूर्वजों ने ऐसा नहीं सीखा कि एंजॉयमेंट इज मोर देन फूड, राइट। आप देखोगे कई पंजाबी फैमिलीज में नाश्ता खत्म नहीं हुआ, लंच में क्या खाएंगे? अरे अभी तो नाश्ता भी खत्म नहीं हुआ, लंच में खत्म नहीं हुआ, डिनर में क्या खाएंगे? कल मैंने वो खाया था, आज मैंने। सो आवर माइंड इज ऑलवेज रिवॉल्विंग अराउंड फूड। सो द हैप्पीनेस फैक्टर जो हमें रिवॉर्ड है वो भी फूड से मिल रहा है। इफ यू, माँ बाप बच्चों बोलते हैं अच्छा करोगे ना बाहर से पिज्जा खिलाएंगे, राइट। ये तो नहीं बोलते बेटा आज अच्छा करोगे तो बाहर जाके क्रिकेट खेलेंगे आज, राइट, एक्सरसाइज करेंगे, कुछ म्यूजिक बनाएंगे, राइट। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आवर फूड इज रिवॉल्विंग अराउंड फूड। प्लस हमारा जो इंडियन फूड है वो कार्ब बेस्ड है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट बेस्ड है। फैमिली बाहर जाती है, सैंडविच खाती है,
एक पिज्जा का स्लाइस खाती है, घर आके कहती है ये रोटी नहीं खाती, रोटी नहीं खाई तो वो क्या खाया? सो फोकस क्या है? रोटी। अगर हमने रोटी नहीं खाई तो हमने खाना नहीं खाया, राइट? सो हमारी डाइट सब कुछ, इसके साथ क्या खाओगे, उसके साथ क्या खाओगे, और अगर रोटी पे चुपड़ी हुई नहीं है तो बड़े गरीब हो गए। अगर दादी ने पोते को मक्खन लगा के नहीं दिया, हाय ये क्या हो गया? अगर दूध डबल टोन आ गया, उसमें मलाई नहीं आई, हाय तो मेरे बच्चे को कितना वो वैसा दूध पिला रहे। सो एक तो हमारी सोच, सेकंड हमारा खाना, थर्ड हमारा जो रिवॉर्ड है वो खाने से। सो खाना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एंड फोर्थली बट नॉट लीस्ट इज आवर फिजिकल एक्टिविटीज, राइट? मैं एग्जाम्पल देता हूँ, कई बार बोलता हूँ इस बात को, शायद सुना भी होगा दर्शकों ने, कि एक ऐड आता था सर्फ एक्सेल का, दाग अच्छे हैं, राइट? उसमें एक बच्चा था, बाहर जाता था, खेलने आता था, उसके दाग पड़ते थे, उसके कपड़े धुलते थे। अब तो दाग कोई अच्छे है ही नहीं, बच्चे बाहर का खेलने जाते हैं। एग्जैक्टली बच्चे बाहर नहीं जाते। आई हैव सीन मेरे पेशेंट्स, अभी रिसेंटली मैंने देखा एक 6th ग्रेड का बेटा एक फोन लेके घूम रहा था, आईफोन। तो मैंने फादर से पूछा फोन? अरे सर बच्चे मांगते हैं ना। सो मतलब हमने एक उनको गलत जीन्स दिए, दूसरा गलत खाना दिया, तीसरा गलत हैबिट दे दी। सो आई थिंक व्हेन आई सी किड्स, आई डोंट ब्लेम देम, आई ब्लेम द पेरेंट्स, राइट? सो वो दाग अच्छे रह ही नहीं गए, सारे पार्क्स पार्किंग प्लेस बन गए हैं, बच्चों को बाहर भेजा नहीं जाता। सम पार्ट सेफ्टी सिक्योरिटी इज ऑल्सो देयर। हमें याद है जब स्कूल से आते थे, भाग जाते थे खेलने, बस्ता छोड़ा चले गए, माँ बाप को ये भी नहीं पता कि बेटा है कहाँ, पर ये पता था भूख लगेगी रात को आ जाएगा अपने यहाँ, राइट? आजकल वो है ही नहीं, आधे मॉल्स बन गए हैं, राइट? तो प्लेग्राउंड्स खत्म होते जा रहे हैं। फिर पेरेंट्स अगर इन्वॉल्व नहीं होंगे फिजिकल एक्टिविटी में तो बच्चों को कैसे सिखाएंगे? अब ये तो हो नहीं सकता मैं काउच पे बैठूं, इतना बड़ा फ्रेंच फ्राइज लेके बैठ जाऊं और बच्चों को बेटा देखो जाओ गो प्ले, कहेंगे वाह आप तो यहाँ बैठ के ये कर रहे हो, हमें बोल रहे हो प्ले। सो आई थिंक ये हमें बच्चों को नर्चर ऐसे करना पड़ेगा, न्यू जनरेशन्स को, कि वो नहीं सीखते जो आप उनको सिखाते हो, वो सीखते हैं जो वो देखते हैं। सो दे लर्न बाय ऑब्जर्विंग यू। सो डियर पेरेंट्स, आपको ये सीखना है कि आपको एक अच्छा एग्जाम्पल बनना है। इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं बोलूं कि मैंने जिम नहीं जाना, मैंने स्पोर्ट्स नहीं करनी, मैंने कुछ नहीं करना, और बच्चों को बोले बेटा यू मस्ट गो एंड लर्न क्रिकेट, आप ये सीखो, आप सीखो। कहेंगे पापा आप तो कुछ करते नहीं हो। सो दीज आर द रियल फैक्टर्स के ओबेसिटी बढ़ती जा रही है। आई थिंक सर आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट किए कि पेरेंट जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। ऐसे एक सर्वे आया था एक्चुअली कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे था, जिसमें बताया गया कि जब फूड डिलीवरी एप्स नहीं थे अराउंड 2010, तब ओबेसिटी के केसेस कम थे, लेकिन जैसे ही जो फूड डिलीवरी एप्स थे अराउंड 2020 आ गए तो बच्चों में जो ओबेसिटी है वो 120% से उसमें हाइक देखने को मिला है। आई थिंक इसका मेजर रीजन कहीं ना कहीं ये भी है कि आपने बताया कि बच्चे बाहर नहीं जाते हैं। पहले तो हमारे पेरेंट्स ऐसे होते थे, जाओ चीनी ले आओ जाके बाहर से, जाओ खाना ले आओ जाके, और हमारी कंप्लेन रहती थी एक बार में मम्मी क्यों नहीं बताती यार, एक बार में ग्रोसरी का सामान बताओ। तो पहले एक्टिविटी बहुत ज्यादा थी, लेकिन ये जो फूड डिलीवरी एप्स हैं इन पर आपका क्या कहना है? डू यू थिंक ये एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर है ओबेसिटी के टुवर्ड्स? सो yes and no. The reason I say yes, ये आपकी कन्वीनियंस को ऐड कर दिया गया है। No, but you still have a choice not to do it. आपके पास चॉइस तो है, आपको जोमेटो आके या जो भी 2-3 और एप्स हैं वो आके तो नहीं बोलते ना कि आपने खाना ऑर्डर करना पड़ेगा, राइट? वो आपके पास अवेलेबिलिटी है, राइट? उसको चूज करना या ना करना आपके उसमें है। बट बिकॉज ऑफ कन्वीनियंस, राइट, वर्किंग पेरेंट्स, दोनों माँ बाप ने काम भी करना है, दे हैव टू मेक द टू एंड्स मीट, राइट? एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड अ कुक। अब माँ काम भी करे, सुबह बच्चों का टिफिन भी पैक करे और फिर वापस आके खाना भी बनाए, कभी कभी उनके लिए भी टायरिंग है ना, अंडरस्टैंड दैट। लेकिन सो कन्वीनियंस हो गया, अच्छा मम्मा आपने क्या बनाया? मैंने दाल बनाई। अब माँ बाप है नहीं, बच्चा स्कूल से आया, उसको दाल अच्छी लगती नहीं, बिकॉज हमने टेबल पे बैठ कर सीखा ही नहीं। एंड इन द सेम वे आज कितने घरों में डाइनिंग टेबल है, खत्म होती जा रही है। डाइनिंग टेबल इज लाइक ऑब्सोलीट थिंग नाउ, राइट? आई विजिट सो मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स एंड से वेयर इज अ डाइनिंग टेबल, बट व्हाई? क्यों? 2 कारण, एक कोई बैठ के खाता नहीं है, सेकंड टाइम्स बच्चों को
हमने 6th 7th 8th क्लास से ट्यूशंस लगा दिए। हाँ, मुझे तो याद नहीं हमारे बाबा ने कभी ट्यूशंस की बात भी आई करी थिंक हो। 6 7 तो आपने सर बहुत ज्यादा बोल दिया। बच्चे अब 2nd 3rd में होते हैं ना, तभी पेरेंट्स बोलते हैं ट्यूशन लगा दो बच्चे की। हाँ, तो मतलब हमारा ट्रस्ट स्कूल से खत्म होता जा रहा है कि स्कूल में कुछ नहीं कराएंगे। एग्जैक्टली। एक तो वो, सेकंड, पेरेंट्स जब जब ट्यूटर आ रहे हैं उनके पास वो 1.5-2 घंटे मिल गए उनके लिए। अब पिताजी आए, राइट, फादर हु इज अ वर्किंग फादर, राइट, ही गोज अर्ली मॉर्निंग, उसने सपोज दिल्ली से नोएडा, दिल्ली से गुड़गांव जाना, 1.5 घंटा बेचारा ट्रैवल करके गया, वापस आया 5-6 बजे ऑफिस को, 7 साढ़े 7 बजे आया। अब सोने तक अगर हम सोने का अच्छा टाइम मान लें, लेट्स से 10 o'clock, 3 घंटे प्रोडक्टिव आवर्स है। अब वो 3 घंटे में क्या कुछ करेगा? उसको अपने लिए भी रिकुपरेट करना है, अपना भी थोड़ा टाइम चाहिए। सो उस समय बच्चों के ट्यूशन सर आ गए, उसको वो 1 घंटा फिर मिल गया, राइट। सो ये हमारी हैबिट्स जो बनती जा रही है कि इजी थिंग्स, ट्यूशन से आके पढ़ा देंगे, ड्राइवर रख लिया, ड्राइवर ये वाली क्लास के लिए ले गया, ड्राइवर वाली क्लास के लिए गया, खाने का बेटा जोमेटो से कुछ कर दे। माँ ने बोला अच्छा बेटा मैंने दाल और भिंडी बनाई है, दाल और भिंडी, माँ सीरियसली, राइट। सो अच्छा वहां से ऑर्डर कर दो। फिर हमने बच्चों को फ्री एक्सेस दे दिया, राइट। अब ये जो हमारे जो वन इज फूड डिलीवरी, द सेकंड इज दीज एप्स, लाइक I don't want to name all the apps, but ये जो UPI ऐप, राइट। सो पहले माँ बाप ने हमें दिए 2 रुपए, राइट, इसी 2 रुपए पूरा महीना चलाना आपने। अब UPI, मम्मा आई वांट टू हैव पिज्जा, अच्छा ऑर्डर कर दो, उससे कर देंगे, पेटीएम कर देंगे, क्रेडिट कार्ड कर देंगे। सो ये सारे इफेक्ट मल्टीफैक्टोरियल है, एंड ईच इज मेकिंग सम कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ओबेसिटी। मनी थोड़ा ज्यादा आ गया, कन्वीनियंस आ गई, डोर्स में और डोर स्टेप डिलीवरी हो गई, राइट। फिर ऑप्शंस मिल गए। अब हम लोग जब जाते थे तो मेरे ख्याल से एक रेस्टोरेंट होता होगा कभी जो 2-4 महीने में कभी माँ बाप ले गए तो ले गए। अगर आप अब ये एप्स देख लो तो लुक एट द ऑप्शंस। मैंने कल छोले भटूरे खाए थे, आज मैं पिंडी चने खाऊंगी, आज मैं चाइनीज खाऊंगा, आज मैं ये खाऊंगी, आज मैं वो खाऊंगी, फिर सडनली इस पे पॉपअप हो जाएगा 40% डिस्काउंट, राइट। देन द प्रॉब्लम नाउ अगेन, आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिलेट, ये वेब कैसे बनता जा रहा है। नाउ ईच टाइम यू ऑर्डर, आपका डेटा उस ऐप के पास चला गया है। आपने स्क्रॉल किया गूगल में, सपोज अभी आप गूगल स्क्रॉल करते हैं और आपको शूज लेने अपने लिए, राइट, तो हर जगह वही चीज पॉप होगी। आपको जब आप कुछ और देखने जाएंगे आपको शूज के ऐड आते रहेंगे, राइट। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अलॉन्ग विद डेटा कंट्रोल, सो वी हैव बिकम स्लेव्स टू आवर डेटा। आपने पिछली बार पिंडी छोले या छोले भटूरे किए थे, जैसे ही आप जोमेटो जेप्टो पे जाओगे 40% डिस्काउंट ऑफ छोले भटूरे। तो अगर आपको नहीं भी चाहिए तो वो 40% डिस्काउंट टेम्पटिंग लगता है। दिस इज हाउ these bigger giants are making money, right? They are selling you, like everyone says na, when something is getting free you are the product. अगर कुछ फ्री में मिल रहा है तो आप बिक रहे हो क्योंकि वो डेटा है, राइट। सो इजी खाना, डेटा, merging of this data, easy delivery, cash paying, credit cards, Paytms, all these things are making us lazy, and सब कुछ घर में कन्वीनियंस पे मिल जाए, राइट। सो ये पंगा तो होता जा रहा है। अभी एक बड़ी अच्छी रिसेंट स्टडी आई थी, आई थिंक स्वीडन से है। दे हैव फाउंड आउट दैट द IQ लेवल ऑफ द किड्स एंड इंटेलिजेंस एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द किड्स ऑफ द ट्रेडिशनल स्कूल विज़ द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, राइट, इज लोअर। सो स्वीडन के स्कूल्स में they have stopped using electronic media, they have gone back to the classroom. Wow. Right? Now this is such an important finding. पहले क्या होता था, there is no data to suggest, right? तो जो बच्चे आजकल छोटे छोटे बच्चे iPad पे लेके वो कर रहे हैं, स्कूल बंद हो गए, ऑनलाइन क्लासेस। अरे ऑनलाइन क्लासेस, सब कुछ अगर ऑनलाइन हो जाएगा तो फिर तो नहीं चलेगा ना। सो आई थिंक अगेन कमिंग टू द पेरेंट्स को ये सीखना पड़ेगा, giving electronics to your kids should be under supervision. Second, discipline in life, right? आपने बच्चों को मोबाइल दिया, it's okay. I can understand अगर आपका बच्चा स्कूल जाता है, ट्यूशन जाता है, आपको लगता है कनेक्टिविटी रहती है, I'm a father too. So I understand that connectivity part, right? But 10 बजे के बाद, 9 बजे के बाद या 7 बजे के बाद, once you're back home, keep all the phones locked somewhere. डाइनिंग टेबल में, अब मुझे याद है
जब हमारे घर में हम डाइनिंग टेबल बैठते थे, पापा ने बोला ये खाना बना है, सब ने खाना है, तो उसमें इफ एंड बट नहीं होता था। और अगर वो टिंडा बना हुआ है और वो लौकी चने की दाल बनी है तो खाना है, मतलब दैट्स गिवन, देयर इज नो कंडीशन कि मेरे को ये नहीं खाना, यार ये ऑप्शन नहीं है। तो पेरेंट्स अगेन शुड गिव ऑप्शंस बट डिसिप्लिन्ड वंस, राइट। रिस्ट्रिक्शन है, टीवी बंद, फोन बंद, ये बंद, वो बंद, दैट्स नॉट व्हाट आई टेल देम हैव डिसिप्लिन कि बेटा टीवी 1 घंटा चलेगा और तब चलेगा जब 1.5 घंटा खेल के आ चुकेगा। 9:30 बजे के मोबाइल पे नहीं हो सकते, 10 बजे के बाद यू कैन नॉट यूज योर फोन एंड आईपैड्स, टीवी हैज टू क्लोज एट 10:30, 9। न्यूअर जनरेशन, आप आजकल के कॉलेज के बच्चों को देख लो, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे सो रहे, उठ रहे 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, तब तक तो दिन खत्म हो चुका है, राइट। अब ये साइकिल कंटिन्यू होती जा रही है, क्यों? क्योंकि शायद पेरेंट्स भी कहते हैं अरे वीकेंड है, कल संडे, आराम तक सोएंगे। सो आई अंडरस्टैंड दैट आपकी जिंदगी में आप बिजी हैं, आपको लगता है कि एक दिन मिल रहा है, शायद ज्यादा सोने से अच्छा लगेगा, बट देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क एंड देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू डिसिप्लिन। ट्रू। आई थिंक डॉक्टर आपने बताया कि रिसोर्सेज जितने ज्यादा आजकल बच्चों के पास हो गए हैं, उससे कहीं ना कहीं ओबेसिटी या बाकी जितनी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं वो बहुत ज्यादा ट्रिगर हो रहे हैं। ऑल्सो आपने एक केस स्टडी की बात की थी, मैं भी आपको एक डेटा बताती हूँ। एक केस स्टडी आई थी रिसेंटली जिसमें बताया गया कि जितने लोअर इनकम वाली कंट्रीज हैं वहां पर ओबेसिटी के ज्यादा केसेस हैं, मतलब वहां लोग ज्यादा मोटापे के शिकार हैं कंपेयर टू जो हाई इनकम वाली कंट्रीज हैं जिनकी मिडिल इनकम है। इसका थोड़ा कॉन्ट्रोडिक्टरी है, क्योंकि अगर इनकम कम है तो ओबेसिटी के केसेस कैसे बढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? ये एक्चुअली अगर देखा जाए ना, ये डबल एज सोर्ड है। तो इंडिया में अगर हम अपने आप को लो सोशो इकोनॉमिक कंट्री मानते हैं या मिडिल सोशो इकोनॉमिक कंट्री मानते हैं, हमारे पास एक सोर्ट की धार है, या एक तरफ है मैल न्यूट्रिशन, एक तरफ हम जूझ रहे हैं कि हमारे अंडर नरिश बच्चे हैं, मैल नरिश बच्चे हैं, प्रोटीन डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी ये है, और दूसरी तरफ हमारा ओबेसिटी बढ़ता जा रहा है बच्चों में। सो ये दोनों चीजें हम देखने को मिलता है। सो जैसे आप स्टडी बता रहे हैं उसमें लो सोशो इकोनॉमिक में देखिए ऐसा है कि नॉर्मली जो चीप फूड है वो खराब फूड है, इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत फूड है, राइट। अब अगर आप बाहर लेने जा रहे हैं, सपोज कई अफ्रीकन कंट्रीज देख लीजिए, राइट, आई यूज्ड टू प्रैक्टिस इन नाइजीरिया आल्सो, कीनिया आल्सो। अब वहां का जो स्टेपल फूड है वो है पोटैटोस एंड सेगो, राइट, व्हिच इज कार्ब, नथिंग बट कार्बोहाइड्रेट्स। सो उनके प्रोटीन से ऑलमोस्ट क्लोज टू जीरो है, कार्ब्स ही कार्ब्स है। हिंदुस्तान में बिना रोटी के आप बात ही नहीं कर सकते, जब तक रोटी नहीं खाई, जब तक चावल नहीं खाया मजा ही नहीं आया, राइट। ये क्या है? कार्ब्स है। फिर हम लोग थोड़े फैंसी हो जाते हैं, मल्टीग्रेन पे चले जाते हैं। या मल्टीग्रेन इज गुड, आई एम नॉट सेइंग कि बैड है, बट मल्टीग्रेन क्या है तो कार्ब्स। एग्जैक्टली। फाइबर थोड़ा बढ़ गया तो उसको आप वो बना दोगे। फिर हम लोग थोड़े से और मॉडर्न हो जाते हैं, हम बिस्किट्स और ब्रेड्स में भी फ्रॉड ऐड मारना शुरू करते हैं, मल्टीग्रेन, डाइजेस्टिव, मोर फाइबर, डाइट नमकीन, डाइट चिड़वा। अरे दिस इज हाउ वी फूल पीपल, राइट। सो जो सोशो इकोनॉमिक कंट्रीज लो है, एक उनका कार्ब बेस्ड डाइट है, राइट। सेकंड, रीयूज ऑफ वेजिटेबल्स एंड फैट ऑयल्स, राइट। सो जो लाइक नॉन वेजिटेरियन जो खाते हैं, राइट, सो उनका जो फैट आता है वो लार्ड से आता है, यानी कि फैट फ्रॉम एनिमल्स, उसको रिकुक किया जाता है, विच इज बैड फैट। सो एक तो आपने बैड फैट खाया, फिर कार्ब बेस्ड डाइट खाई, फिर एक्सरसाइज क्लोज टू जीरो है, राइट। सो ओबेसिटी तो आएगी ही आएगी। सो दिस इज व्हाट। डॉक्टर आपने ना 2 चीजों के बारे में बात की, कार्ब्स और फैट्स। तो पहले तो हम समझते हैं कि एक्चुअल में जो कार्ब्स होते हैं वो क्यों हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं है, क्यों हमारी बॉडी को कैसे अफेक्ट करते हैं। सो कार्ब्स हमारे शरीर के लिए बुरे हैं, ओके, ऐसा नहीं है। ओके, कार्ब्स हमारे शरीर का एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्यूल है। सो फॉर एग्जाम्पल हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं वो सिर्फ कार्ब्स को यूज कर सकते हैं, हमारा ब्रेन कार्ब्स को यूज कर सकता है, हमारे कई एंड ऑर्गन से सब कार्ब यूज कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कार्ब इज बैड, नंबर 1। सो कार्ब जरूरी है, बट अगर सपोज हम आपको मान के चले, हम आपको कहते हैं कि आपका रोज का कितना अलाउंस होना चाहिए, आपको खाने के लिए कितने पैसे चाहिए, ट्रैवल के लिए कितना चाहिए। सपोज आके पापा आपसे पूछते हैं कि बेटा आपका रोज का खर्चा कितना है, मैंने आपके पॉकेट में नहीं रखना है। सो आप बोलोगे पापा मेरा मेट्रो का खर्चा 30 रुपए, वहां से ऑटो लेती हूँ 20 रुपए,
और मैं 3 बार लंच खाती हूँ 80 रुपये, सो मोटा मोटा 130-140 हो गया, तो ठीक है बेटा मैं आपको 150 रुपीज़ देता हूँ, ठीक है ना। तो ये आपका रोज का दिनचर्या है जो आपने उस कॉस्ट में रख लिया। अब आपके पापा, क्योंकि आप बड़े लाडले उनके, कहते नहीं नहीं मेरा बच्चा है, इसको 400 दिए जाएंगे, तो उस 400 का क्या करोगे? स्टोर करोगे। खर्चे तो आपका रेडी है ना, बाकी खर्चा स्टोर होता रहेगा। और ये जो स्टोर्ड पार्ट है, दिस इज व्हाट कॉजेस ओबेसिटी। सो कार्ब्स, 10 to 20% of carbs in your diet is okay. Anything more than that will be stored as fat. So इसलिए कार्ब बुरा है, right? So इसलिए कार्ब को हम कहते हैं carbs and fat. They give good amount of calories, but उनको मेटाबोलाइज करना आसान है. They also give insulin surge. तो उसकी वजह से एक तो डायबिटीज बढ़ती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस आता है, एंड स्टोर्ड फैट बढ़ता रहता है, सो विच इज नॉट गुड। ओके, सो डॉक्टर फैट के बारे में भी आपने बात की, तो अगर हमें फॉर एग्जांपल गुड फैट्स चाहिए तो उसके क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं? सो गुड फैट इज पॉलीअनसैचुरेटेड फैट, जिसको पुफा लोग कहते हैं। सो बेसिकली गुड फैट्स भी लाइक ब्रैन हो गया, राइस ब्रैन ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, दिस आर गुड, बट इसको अगर हम बहुत मोटे तरीके से समझ लें, एनीथिंग इन मॉडरेशन इज गुड। बीच में एक बहुत चलन चला था, घी बेकार चीज है, घी बेकार है, घी बेकार है, घी, सारे घरों से घी निकाल के दी सो कॉल्ड कंपनीज ने ऑलिव ऑयल, नेचुरल, सनफ्लावर, सैफफ्लावर, सफोला, मतलब एंड सो मेनी ऑफ दिस कंपनीज हैड, घी को अपने घर से बाहर निकालो, जबकि घी इज नॉट ऑल दैट बैड। एक्सेस ऑफ घी इज बैड, राइट। सो जहां पर आपने थोड़ी सी चुपड़ी रोटी खानी थी, वहां पर आपने 1 चम्मच डाल दिया, आपने दाल का तड़का इतने से लगाने से 2 और तड़के लगा दिए, राइट। सो एक्सेस ऑफ घी विल गेट स्टोर्ड, एक्सेस ऑफ बटर विल गेट स्टोर्ड, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। द ओनली गुड पार्ट इज, नो मैटर आप जो भी करें, आप एक्सेस प्रोटीन नहीं ले सकते। मैं हर एक को ये बोलता हूँ, सब कहते हैं सर अगर हम ज्यादा प्रोटीन लेंगे तो हमारी किडनी खराब हो जाएंगी। मैंने कहा ज्यादा प्रोटीन ले ही नहीं सकते, ले ही नहीं सकते, राइट, अनलेस यू आर टेकिंग एक्सेसिव सप्लीमेंटेशन। आप नॉर्मल डाइट में, इंडियन डाइट में आप एडिक्वेट प्रोटीन नहीं ले सकते, तो एक्सेस तो छोड़ ही दो। तो हमारा एक्सेस हमेशा रहेगा फैट एंड कार्ब्स। सो अगर हम इन दोनों को रिस्ट्रिक्ट कर सके और फोकस प्रोटीन पे रख सके, राइट, तो आई थिंक हमारा बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। जब आप प्लेट सजाएं, उस प्लेट में देखें क्या इसमें प्रोटीन है। तो अगर आपने माइंड से फोकस कर दिया कि मेरे को प्रोटीन बेस्ड खाना खाना है, उस प्रोटीन बेस्ड 60% प्रोटीन बेस्ड में अगर 10-15% फैट चला गया, 10-15% कार्ब चला गया, इट इज स्टिल गुड। सो डॉक्टर, अभी तो आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया कि एक्चुअल में जो कार्ब्स और फैट्स हैं वो कैसे हमारी बॉडी में फंक्शन करते हैं और कितना कार्ब्स हम ले सकते हैं, कितना फैट्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। जो लोग ओबीज हैं ऑलरेडी, मतलब जिनको ऑलरेडी मोटापे के जो शिकार हैं, क्या वो लोग अपनी डाइट में कार्ब्स और फैट्स शामिल कर सकते हैं? उनको कंप्लीटली अवॉइड करने हैं? बिल्कुल ऐड करना चाहिए। कंप्लीट अवॉइडेंस पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप किसी इंसान को ये बोलें कि आपने अपने कार्ब्स 0 कर देने, वो पॉसिबल ही नहीं है। यू कैन नॉट हैव अ फूड विदाउट कार्ब्स, राइट। अगर आप लेट्स से नॉन वेजिटेरियन, अगर आप फिश और एग खा रहे हैं, उसमें भी कार्ब्स है ही, दाल खा रहे हैं उसमें भी कार्ब्स है, रोटी में भी कार्ब्स है, चावल में भी कार्ब्स है। सो आपको कार्ब बेस्ड डाइट चेंज करनी है, दैट इज वन। फ्राइड, डीप फ्राइड अवॉइड करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो लोग ऑलरेडी, जैसे मैंने बोला कि जो ऑलरेडी ओबीस हैं, उनको अपने लिए ना एक प्रैक्टिकल गाइडलाइन रखनी पड़ेगी। अब होता क्या है, आई सी अ लॉट ऑफ पेशेंट्स जहां पर सर मेरा योगा टीचर आते हैं सुबह, राइट। अब योगा टीचर आते हैं तो योग वो करते हैं, आपको क्या बेनिफिट है उससे, राइट। सर मैंने जिम ज्वाइन कर रखा है, इट्स लाइक सेइंग मैंने बैंक में अकाउंट खुलवाया हुआ है। अरे बैंक में अकाउंट खुलाने से पैसे नहीं आते, डिपॉजिट करने पड़ते हैं। सो कन्वीनियंस, फैशन, राइट, कि मैंने जिम ज्वाइन कर लिया तो मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरे योगा टीचर आने लगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा, राइट। मैंने फूड डायरी रख ली है, मैं फूड कैलकुलेटर रख लिया। सो ये अच्छी चीजें हैं। हाउएवर इसको हमें प्रैक्टिकल यूज में लाना पड़ेगा, और प्रैक्टिकल यूज के लिए ना मैं एक मैथमेटिकल बात करूंगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन पेशेंट्स को ये बात अगर एक बार समझ में आ गई और अगर लोगों को समझ में आ गई तो उनके लिए ना एक बहुत प्रैक्टिकल सोल्यूशन आ जाएगा, राइट। सो जैसे माना जाता है हमारे खाने में
हर चीज को किलो कैलोरीज में लिया जाता है, बिकॉज एनर्जी की जो यूनिट है वो किलो कैलोरीज, जूल्स एंड किलो कैलोरीज। तो जो भी हम खाना खाते हैं उसको हम किलो कैलोरीज में माना जाता है कि इसमें इतनी कैलोरीज थी, राइट। सो हम कैलोरीज मान लेते हैं मोटी मोटी, राइट। अब हमने इतना खाना खाया तो उसमें से इतनी कैलोरीज मिलेंगी। जैसे प्रोटीन में लेते हैं तो 4 किलो कैलोरीज मिलती हैं, और उसमें फैट में आपको मिलती है 9 मिलती है, कार्ब्स में भी 4 मिलती हैं। अब किलो कैलोरीज हो गई। अगर आपको वेट लूज करना है सो आपको कैलोरीज बर्न करनी है। अगर हम बहुत ग्रॉस समझने की कोशिश करें, यानी कि मोटापा कम करने का मतलब है आपको अपने स्टोर्स खत्म करने हैं। स्टोर्स कौन से? फैट स्टोर्स। फैट को खत्म करने का तरीका क्या है? उस कैलोरी को जो उस फैट में बंद है उसको जलाना या खत्म करना, बर्न करना। सो अगर हम मोटापे का मान के चले कि कितनी कैलोरीज को अगर हम जलाएंगे तो कितना वेट कम होगा, तो अगर हम ग्रॉस समझें करीब 3,500 किलो कैलोरीज अगर आप बर्न करोगे तो आपका 1 पाउंड खत्म होगा। सिर्फ 1 पाउंड को किलो में करो 2.2, तो 3.5 को 2.2 करो, करीब 7,800 8,000। तो मोटी बुद्धि से अगर हम समझ लें, अगर हम 8,000 कैलोरीज बर्न करेंगे तब 1 किलो कम होगा। और कुछ लोग जो कभी अपने जिम गए हो और अगर ट्रेडमिल पे गए हो, तो अगर आप 8 किलोमीटर की स्पीड पे चलेंगे, 8 किलोमीटर बहुत अच्छी स्पीड होती है, बिल्कुल शॉर्ट ऑफ रनिंग है, 1 घंटे में आप सिर्फ 300 कैलोरी बर्न करते हो, 1 घंटे में उस स्पीड पे। सो 1 घंटे में 300, 10 घंटे में 3,000, 20 घंटे में 6,000 और करीब 26 से 28 घंटे में उतने। तो अगर आप 26 घंटे इतनी स्पीड पे चलोगे तो शायद आपका 1 किलो कम हो जाएगा। ओह गॉड, राइट। सो अब ये इसलिए अंडरस्टैंडिंग है बिकॉज लोग हताश हो जाते हैं। मैं 3 महीने से जिम जा रहा हूं, मेरा कोई ना बेल्ट ठीक हुई है ना मेरा वेइंग स्केल, बिकॉज ये जो हमारा शरीर बनाया है ना, एक ऐड देखा था हमारी ऑटो इंडस्ट्री का आता था, कितना देती है, हम एवरेज की बात करते थे ना। अच्छा हाँ, एक मारुति का था कि किसी का ऐड था कि कितना देती है, सो भी हम उस पे थे कि कितने पेट्रोल में कितना चलती है। तो जब इंसान एफिशिएंसी की बात करता है, इतनी एफिशिएंट मशीन्स बना रहा है, तो सोचो परवरदिगार ने कितनी एफिशिएंटी बनाई होगी। तो हमारी जो ये वाला गाड़ी है ये बहुत एवरेज देती है, राइट। सो क्योंकि हमारी एफिशिएंसी इतनी ज्यादा है और हम अगर इतना चलेंगे तब जाके 1 किलो कम होगा, तो ये प्रैक्टिकली नहीं किसी के लिए, राइट। सो इसको हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे, लेट्स मान के चलते हैं हमें 10 किलो कम करने हैं, ठीक है ना। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, हर जना जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो समझ सकते हैं इसको। तो एक पेन और पेपर लेके लिख लो 10 किलो, राइट। अब इस 10 किलो को हम ब्रेक करेंगे, हमारा एवरेज होना चाहिए करीब 1 से 1.5 किलो पर मंथ। उसके ऊपर प्रैक्टिकल नहीं है। क्यों? इसको यहां रुकेंगे 1 मिनट लिए, हम दूसरी जगह चलेंगे। जब हम वेट लूज करते हैं, सबसे पहली चीज क्या जाती है शरीर से? पानी, जो होना चाहिए। दूसरी चीज वेट लॉस में क्या होती है? बॉडी मसल्स, जो हमें चाहिए। तीसरी चीज क्या होती है? फैट, क्योंकि फैट रेजिस्टेंट होता है, वो तुम्हारा स्टोरेज है। सो अगर आपको सबसे पहले पैसे खर्च करने हैं, आप क्या करोगे? जो जिम में है, राइट। दूसरे कौन से करोगे? जो घर में रखे हैं, क्रेडिट कार्ड में या बैंक में। तीसरे जो एफडी कराई थी वो तोड़ोगे। तो फैट हमारा एफडी है। सबसे पहले अभी तो ना कि आपको कल एक शूज खरीदने, आप बोलोगे अरे मेरी एक एफडी वो पहले वो तोड़ देती हूँ। नहीं, आप सबसे पहले चीज करो जो जेब में पैसे हैं। सो सबसे पहले आपका क्या होगा? बॉडी वाटर लूज होगा। सो ये जो सो कॉल्ड स्लिमिंग सेंटर्स चलते हैं ना, लूज 5 kgs इन 5 days एंड शादी का वो बोनांजा, एक के साथ एक फ्री। व्हाट यू लूज इज बॉडी वाटर, उसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। सेकेंड, जब आप मसल्स पे जोर नहीं दोगे, खाना ठीक से नहीं खाओगे, व्हाट डू यू लूज? मसल मास। तो आपको तो चाहिए। तो ये वाला जो रैपिड वेट लॉस है, इट इज बैड फॉर यू। ओके, नेवर डू रैपिड वेट लॉस। ऑल्सो डॉक्टर, ये रैपिड वेट लॉस की आपने बात की ना, काफी सारे सप्लीमेंट्स भी अवेलेबल हैं जो फैट बर्न कर देते हैं, या आजकल तो बहुत सारी टैबलेट्स आ रही हैं कि पानी में एक टैबलेट डालो और दिन भर वही पानी पियो आप, उससे आपका वेट लॉस हो जाएगा। हम वो टैबलेट और इंजेक्शंस पे भी बात करेंगे, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी हम उस वाले वेट लॉस पे चलते हैं। तो लेट्स से आपको 10 किलो वेट लॉस करना है, राइट। सो अब अगर हम ये मान के चले कि हमें 1.5 से 2 किलो करना है, ठीक है ना। सो 2 किलो में अगर हमें मान के चलते हैं हमें 1 महीने में 2 किलो करना है,
तो हमने पहले सीखा था कि 1 किलो का मतलब है 8,000 किलो कैलोरीज, तो 2 किलो का मतलब हो गया 16,000। 16,000 किलो कैलोरीज हमें खत्म करनी है। 16,000 का मतलब हो गया, अगर हम एक दिन की माने तो कितनी होगी? 26 घंटे बताए थे। नहीं, अगर हम एक दिन, हमें हर दिन कितनी किलो कैलोरीज कम करनी है? 16,000 है 30 दिन में, तो एक दिन में कितनी हुई? एक दिन में अराउंड 8,000। 8,000। तो मोटे मोटे हमें 8,000 किलो कैलोरीज बर्न करनी है। अब 8,000 को हम ब्रेक करेंगे 2 में, राइट? 4,000। अब हम इसको करेंगे कि हमें आधी जो कम करनी है वो अपनी फूड से करनी है और आधी बर्न करनी है। तो एक हम डेफिसिट लाएंगे फूड से जो हम ले रहे हैं, एक हम बर्न करना स्टार्ट करेंगे। सो एक एवरेज इंसान को चाहिए होती है 30 किलो कैलोरीज पर केजी पर डे टू मेंटेन बॉडी वेट। तो इसका मतलब अगर मैं 60 किलो का हूं तो मुझे 1800 किलो कैलोरीज चाहिए अपना बॉडी वेट मेंटेन करने के लिए पर डे। ओके, राइट। 1800 को अगर मैं 3 में डिवाइड कर दूंगा तो करीब करीब 600। तो मेरी हर मील में मुझे 600 किलो कैलोरीज ही चाहिए, इससे ऊपर नहीं चाहिए। अब अगर मुझे वेट लॉस करना है तो मुझे डेफिसिट चाहिए, तो मैं चला जाऊंगा 20 किलो कैलोरी पर केजी पर डे पे। अब मैं अगर 60 का हूं तो 6 2 12, अब मुझे 1200 चाहिए, राइट। अब ये डेफिसिट है 400 का हो गया, इस 400 को मैं 2 में डिवाइड करूंगा, 100 कैलोरीज में बर्न करूंगा और 100 कैलोरीज कम खाऊंगा। तो जो मैं 600 कैलोरीज का खाना खा रहा था उसको कर दूंगा 500 ओके, और 100 कैलोरीज बर्न करना शुरू कर दूंगा। सो अपना डेफिसिट निकालें। सिंपल फॉर्मूला, 30 किलो कैलोरी पर केजी पर डे इज योर आइडियल। तो अगर आपको 50 किलो का होना चाहिए, हम एक लेडी को मान के चलते हैं इस समय, एक लेडी को 50 किलो का होना चाहिए उसकी हाइट के मुताबिक, उनका वेट है 70 किलो, तो 20 किलो ओवर वेट है, राइट। हमें 50 के मुताबिक अपना किलो कैलोरीज निकालना है 30 से, उस पर डेफिसिट पे जाना है यानी कि 20 किलो कैलोरीज, और जितना आ रहा है इसको 3 में डिवाइड करके आधा फूड से कम करना है, आधा बर्न करना है। और आपका एवरेज होना चाहिए करीब 1.5 से 2 किलो पर मंथ। एक कैलेंडर लीजिए, बाथरूम में लगाइए, वेइंग स्केल रखिए, महीने के हर तारीख को अपना वजन लीजिए, उसको रेड से मार्क कीजिए, सी द प्रोग्रेस, राइट। इफ यू डोंट राइट यू डोंट नो। लिखा, जैसे हमारे पुराने जमाने में ना पासबुक होती थी, आजकल तो ऑनलाइन बैंकिंग में यू कैन जस्ट गो एंड से स्टेटमेंट आ गया, चेक कर लिया। पुराने जमाने में आप बैंक की लाइन में लगते थे, एक पासबुक देते थे, वो आपको 15 मिनट खड़ा करता था, पर टिक 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 टाइपराइटर आता था, वो टाइप करके अच्छा इतना बैलेंस है। तो जब दिखेगा वही सच्चा है। तो अपना वेट स्केल लीजिए। बाथरूम में इसलिए कह रहा हूं बिकॉज नहा के विदाउट वेयरिंग क्लोथ्स आपको पता रहेगा आपका रियल वेट कितना है, राइट। आप फास्टिंग है, आपने ज्यादा खाना नहीं खाया, रेस्ट करके उठे हैं, तो आपका वेट लिखिए, रेड से पेन मार्क करिए, और अपने आप को हर महीने रोज लेना बेवकूफ़ी है। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पेशेंट वेइंग्स के लेके रोज चढ़ जाएंगे, तो मेरा तो 300 ग्राम कम हो गया, 100 ग्राम, बेवकूफ़ी है। डेली नहीं करना है, डेली नहीं करना, महीने में एक बार कीजिए, प्रोग्रेस को चार्ट करिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई लोगों के दिमाग में एक कीड़ा भी होता है कि अगर उन्होंने 15 दिन में वेट लॉस कर लिया, अरे देखो मेरा 15 दिन में हो गया, अब मैं आगे खा सकता हूँ, अपनी डाइट जैसे पहले थी वैसे कर सकता हूँ। ऑल्सो डॉक्टर, एक बहुत आई थिंक कॉमन सेइंग है पीपल से कि ईट लेस मूव मोर। सो एक्चुअल में ये फॉर्मूला काम करता है? बिल्कुल करता है। आप, बड़ी सरल सी बात है ना, ईट लेस, खाना कम खाइए, चलिए ज्यादा, छोटे छोटे स्टेप्स, राइट। तो वो इंपॉर्टेंट है। अब इसी से लेके हम चलते हैं एक नए टेक्नोलॉजी पे जिसको कहते हैं 1000 स्टेप्स, 10,000 स्टेप्स। आई थिंक इट्स स्टूपिड, ये ऐसा मेरा मानना है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, सही है, मैं आपको अपना ओपिनियन बता रहा हूं। इस गैरेट ने क्या किया, आपको ना एक गलत सेंस ऑफ वेलबींग दे दी है। आप अपने फोन पे स्टेप्स काउंट कर लेते हो विदाउट रियलाइजिंग, वो मूवमेंट आपकी हाथ की मूवमेंट भी काउंट कर रहा है। अच्छा, राइट। तो आप अपने फोन पे अगर आप जब चल रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो आपकी वो मूवमेंट भी काउंट कर रहा है। तो वो रियलिटी में उतने स्टेप्स नहीं हुए। इट्स ओके फॉर एजेड पीपल जो 50 60 70 के, उनको लगता है चल हमने सैर कर ली, थोड़ी चल ली। बट फॉर यंगस्टर्स, गेट आउट, गो टू द जिम, रन, यू मस्ट डू एटलीस्ट 40 मिनट्स ऑफ कंटिन्यूस ट्रेनिंग। तो ये कहना कि मेरे 10,000 स्टेप्स पूरे हो गए, मैं हेल्दी हो गया, ये गलत है। आपको 40 मिनट कंटिन्यूस एरोबिक एंड एनारोबिक एक्सरसाइज करनी है, तब फैट बर्न होता है। अगर आप ये सोचें आपने फोन हिला लिया और 5,000 स्टेप हो गए, आप खुश हो रहे हैं,
40 minutes continuous work is important. And now coming back to your first question कि जो fat burners आ गए हैं, there's nothing called fat burner. ये myth है. कोई US FDA approved fat burner नहीं आता, right? कुछ दवाइयाँ अपने आप को fat burners कह के चलती हैं. What primarily they do is आपका metabolic rate increase करती हैं, आपका heart rate increase करती हैं. They are dangerous, right? Cardiac arrest हो सकता है, हार्ट पे बुरा असर पड़ता है और आपके जो हार्मोन्स हैं इम्बैलेंस में जा सकते हैं. सो ये इजी वे आउट जो है ना, शॉर्टकट, ये तो वाली बात हो गई कि जी मेरे पास पैसे हैं, मैंने अपना एक ट्रेनर रख लिया, वो जाके एक्सरसाइज करेगा, फायदा मुझे होगा. ऐसा तो नहीं होगा ना, काम आप ही को करना है. सो देयर इज नथिंग कॉल्ड फैट बर्नर्स एंड देयर इज नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क, नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क. क्योंकि आजकल ये सारी चीज़ें बहुत लार्ज लेवल पे प्रमोट की जा रही हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं जो आगे फॉरवर्डली आके ये चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो नॉर्मल पब्लिक है, उनके दिमाग पर इसका बहुत असर पड़ता है. क्योंकि हम कहते हैं कि जिन लोगों को हम फॉलो करते हैं वैसे हम एक दिन बन जाते हैं. ऑल्सो डॉक्टर, आपने ना मेटाबॉलिज्म की बात की थी. कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपने पहले भी आई थिंक मेंशन किया था, बहुत खाएं उनका वेट गेन नहीं होता. कुछ लोग अगर थोड़ा सा भी खा ले उनका वेट गेन हो जाता है. तो इसमें मेटाबॉलिज्म का कुछ रोल होता है? हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत बड़ा रोल है. मेटाबॉलिज्म एंड हार्मोनल स्टेटस दोनों का इंपॉर्टेंस है. सो कुछ लोग होते हैं जो कि एट रेस्ट, जिसको बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं, उसका मतलब हो गया कि आप रेस्ट पे भी कितना खर्च कर रहे हो अपनी कैलोरीज को. इसको हम अलग तरह से कह लेते हैं. हम लोग जैसे हम 5 लोग ले लेते हैं. एक इंसान रोज के 100 रुपए खर्च कर रहा है आदतन, दूसरा कर रहा है 200 रुपए, एक कर रहा है 300, 100, 400. अब हम ये इस समय ये नहीं मान रहे कि वो गलत कर रहे हैं, हम सिर्फ बोल रहे हैं कि वो साइकिल ऐसा बना हो गया. एंड ये क्यों होता है? फिर ऐसा क्यों है कि उसका मेटाबॉलिज्म हाई है? यूजुअली जो हमारी मसल्स होती है वो हमारा फर्नेस होती है. Your muscles keep burning your calories. Muscles take a lot of calories. Okay. Right? So जैसे आइडल का इंजन कहते हैं ना, अपनी रेड लाइट पे गाड़ी, रेड लाइट ऑन, इंजन ऑफ, राइट? तो उसी प्रकार जो हमारा मसल मास है, ये हमारा इंजन है. तो जिन लोगों में उनका मसल मास ज्यादा होता है, तो वो आइडल टाइम पे भी, यानी कि एट रेस्ट ऑल्सो, दे बर्न मोर कैलोरीज. राइट? लाइक मेरे पेशेंट्स आके मुझसे पूछते हैं, सर हमने आपको देखा, आप तो कभी कभी मीठा भी खाते हैं. मैंने कहा आपने मेरा मीठा खाना देखा, मेरा 1.5 घंटा जिम नहीं देखा. सो इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम जो चीज करें रेगुलरली करें और ये जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है इसको हाई रखें. अब ये हाई कैसे होगा? अगर आप मसल्स बनाएंगे. सो फैट विल नॉट बर्न फैट, मसल्स विल बर्न फैट. ओके, राइट? सो एवरीवन मस्ट एम, सबको एम करना चाहिए कि वो मसल ट्रेन करें और मसल बिल्ड करें. मसल बिल्ड करने का मतलब ये नहीं है कि आप आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर बनकर मोटी मोटी मसल लगा लें. लेडीज कहती है वी डोंट वांट टू बी मस्कुलर. नो, यू हैव टू बी मस्कुलर. मस्कुलर का मतलब ये नहीं कि आप बॉडी बिल्डिंग करके किसी स्टेज पे जाके शो ऑफ कर रहे हैं. मसल बिल्डिंग का मतलब है मसल्स होंगी तो आपका मेटाबॉलिज्म हाई रहेगा, आपको थोड़ी सी ज्यादा लिबर्टी होगी थोड़ा इधर उधर का खाने की, राइट? सो इसलिए मसल बिल्डिंग सबको करनी चाहिए, बच्चे को भी, जवान को भी, मम्मी को भी, डैडी को भी, सबको. सो आई थिंक मसल बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं या कुछ ऐसी ट्रेनिंग्स हैं जो इफेक्टिव हो सकती है मसल बिल्डिंग के लिए? सो मसल बिल्डिंग इज वेरी सिंपल. ओके, यू हैव टू वर्क द मसल. ब्रेन शार्प कैसे होगा? अगर ब्रेन की एक्टिविटीज करोगे. तो मसल स्ट्रॉन्ग कैसे होंगी? अगर मसल्स की एक्टिविटी करोगे. सो जिस मसल, ऑल मसल्स, आपके शरीर में जितनी मसल्स हैं, अगर आप उनको चैलेंज करोगे तभी तो बढ़ेंगी. अगर आप चैलेंज ही नहीं करोगे तो यूज्ड टू हो जाएंगे. चैलेंज कैसे करोगे? सम अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस. आप कुछ ऐड कर दो उसमें. अब रेजिस्टेंस का मतलब है ऐड मोर चैलेंज टू द मसल. अब चैलेंज कैसे ऐड हो सकता है? आप बॉडी वेट से कर सकते हो, राइट? या वेट्स ले सकते हो, या रेजिस्टेंस बैंड ले सकते हो, थेरा बैंड्स ले सकते हो, एंड सो फोर्थ. तो क्या सबको जिम जाना चाहिए? अगर पॉसिबल है जरूर जाइए. अगर आपका मन नहीं करता एंड यू आर नॉट दैट जिम टाइप्स, घर में एक्सरसाइज कीजिए, बाहर जाके फुटबॉल खेलिए. बैडमिंटन इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, राइट? सो एक्सरसाइज करें, अपने मसल्स को वर्क करें, सम रेजिस्टेंस उसमें ऐड करें. कैलिस्थेनिक्स इज एक्सट्रीमली गुड.
बॉडी वेट एक्सरसाइज इज एक्सट्रीमली गुड. घर में थोड़े पुशअप कर लें, थोड़े पुलअप कर लें, बार लगा के वो कर लें. स्ट्रेचेस जरूर करें ताकि मसल सोर ना हो, जॉइंट्स नाइस रहें. सो मसल बिल्डिंग इज इंपॉर्टेंट. एंड एनीथिंग जो आपको कन्वीनियंट लगता है घर में, जिम में, प्लेग्राउंड में, वो जरूर करें. दिन के किसी भी टाइम में एक्सरसाइज कर सकते हैं? बिकॉज आपने घर की बात की, तो बहुत से लोग होते हैं घर में किसी भी टाइम पे शुरू हो जाते हैं पुलअप्स करना, पुशअप्स करना. तो सो व्हाट इज द आइडियल टाइम टू प्रे? प्रार्थना करने का सबसे अच्छा टाइम क्या होता है? सुबह, मॉर्निंग? नहीं, हर समय. ओके. You should thank God all the time. Thank God that I'm sitting here. Thank God that I'm breathing. There are people who lost their lives. Recently, आपने देखा ये. They've lost their life. Everyone had a dream. So what is the best time to thank God? Now. All the time. So what is the best time to do exercise? Anytime. Anytime. So Q, idea is working out. अगर आप जैसे आपने बोला मॉर्निंग, वो एक्चुअली राइट है, दैट्स नॉट रॉन्ग. बट अगर किसी नर्स को सुबह 7 बजे ड्यूटी पे जाना है और हस्बैंड के लिए और बच्चे के लिए खाना बना के आना है, तो क्या वो कर पाएगी? शायद नहीं. सो मे बी इट इज नॉट पॉसिबल. वो 2:30-3 बजे आ जाती है और 4 बजे रेस्ट करके 5 बजे एक्सरसाइज करती है, एटलीस्ट कर रही है. सो इफ यू कैन डिसिप्लिन फॉर मॉर्निंग्स और इवनिंग्स, बट इफ यू कैनॉट और आपको लगता है कि आपका वो टाइम ये टाइम खराब है, सो कुछ ना करने से कभी भी कर लेना बेहतर है. ट्रू दैट. एंड डॉक्टर, कई बार ऐसा भी होता है कि आपने जितनी भी कॉन्वर्जेशन की, आपने बैलेंस के बारे में बहुत बात की है कि आपकी चीज़ें बैलेंस्ड होनी चाहिए, हर एक चीज़ मॉडरेशन में होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेसिव कुछ नहीं होना चाहिए एक्सेस में. सो कई बार ऐसा भी होता है, सोशल मीडिया पे ऐसे पोस्ट वीडियोस वायरल होते रहते हैं कि अगर आपको फिट होना है तो ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत करो. ऐसे कुछ फूड आइटम्स हैं, कोई 5 ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी के लिए पॉइजन हो सकती हैं, हमें नहीं खानी चाहिए? मेरे ख्याल से ऐसी कोई चीज बनी नहीं है जो पॉइजन है. डायबिटिक पेशेंट के लिए शुगर पॉइजन है, राइट? मेरे लिए शुगर पॉइजन नहीं है. ट्रू. एक कार्डियक पेशेंट के लिए फैट पॉइजन है, मेरे लिए नहीं है, राइट? सो कोई भी चीज अलग मात्रा में खा लेना शायद पॉइजन हो सकती है उस स्पेसिफिक इंडिविजुअल के लिए. बट ऐसा कोई फूड जो कि एब्सोल्यूट ये नहीं करना नहीं है. अगर आप फूड स्टॉप की बात कर रहे हैं तो हैबिट्स में जरूर बोल सकता हूं, लाइक अल्कोहल इज अ बैड हैबिट, राइट? अल्कोहल डजंट डू एनी गुड टू यू, राइट? अगर वो 5 चीजें मान के चलें तो अल्कोहल शुड बी वन ऑफ देम, राइट? दैट्स नॉट गुड फॉर यू. इट्स बैड फॉर यू इन टर्म्स ऑफ योर हार्ट, in terms of your pancreas, in terms of your sugar control and anything, right? अब सब लोग कहेंगे कि सर हमने तो सुना है glass of wine is good for your health, right? Yeah. ये पुरानी कहावत थी. The new WHO standard is no alcohol is good for you. ये पहले बोला जाता था glass of wine is good and for your heart and dark chocolates are very good for you. So yeah, you know what? These were all promoted by the companies. Very important. Promoted by the companies, right? For example, even today, आप लोगों को बोलूंगा, आप लोगों को समझना पड़ेगा कि आज हीरे को बड़ा महत्व दिया जाता है. A diamond is forever, diamond is love. The company behind this, who started diamond, अगर आप उसकी स्टोरी पढ़ लेंगे, you will not never buy a diamond. उसकी value and everything is being promoted by companies. Gold is a natural thing, right? However, going back to khana, so smoking is bad for you, alcohol is bad for you, excessive sugars and chocolates and pastries is bad, processed food is bad, right? कि जी हमने ढेर सारा सामान प्रोसेस रख लिया, हीट किया, खा लिया, because youngsters आजकल they can't cook food. हमने सीखा ही नहीं, कभी हमें बताया नहीं कि प्रेशर कुकर क्या होता है. किसी जवान लड़के को आप प्रेशर कुकर दे दो, उसको लगेगा तो नहीं क्या चीज दे दिया, औजार सा दे दिया है कुछ, है ना? उसको पता ही नहीं है कैसे है. हमें गैस ऑन करना नहीं आता यंगस्टर्स को. सो ईटिंग हैबिट्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन, सो इट्स नॉट द क्वांटिटी बट द क्वालिटी ऑफ फूड दैट यू ईट. सो स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, प्रोसेस्ड फूड हो गए, एक्सेस ऑफ सैचुरेटेड फैट इज नॉट हेल्दी. And so these are the few things that one should avoid.
सर आपने ना डायबिटीज की भी बात की थी कि अगर कोई बंदा डायबिटिक है तो उसके लिए शुगर अच्छी नहीं है। ऐसा बोला जाता है इट इज वेरी हार्ड टू फाइंड अ ओबीस पर्सन हु इज नॉट डायबिटिक। मतलब अगर कोई व्यक्ति मोटा है या उसको मोटापे की प्रॉब्लम है तो वो डायबिटिक जरूर होगा। इज इट ट्रू, ऐसा है? So the correct figure is 80% of people who are obese will acquire diabetes in their lifetime. So अगर 10 लोग मोटापे से पीड़ित हैं तो उनमें से 8 लोगों को किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा हैं, बिकॉज ओबिसिटी कॉजेज इंसुलिन रेजिस्टेंस, बैड ईटिंग कॉजेज इंसुलिन रेजिस्टेंस, बैड फैट causes insulin resistance. Insulin resistance can cause diabetes because type 2 diabetes is primarily insulin resistance, right? So इसलिए 80% right है कि 80% of people with obesity will be affected by diabetes. Okay. ऑल्सो क्योंकि हम थोड़े जो ओबेसिटी के अराउंड जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा भी कहा जाता है कि जिनको ओबेसिटी है, ओबेसिटी की वजह से 13 अलग अलग तरह के कैंसर्स भी हो सकते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? So 2 मिनट ओबेसिटी को अलग रखते हैं, कैंसर पे आ जाते हैं। सो व्हाट इज द लार्जेस्ट कॉज ऑफ कैंसर इन द वर्ल्ड? दुनिया में कैंसर होने का सबसे पहला कारण क्या है? हमारा एनवायरनमेंट, स्मोकिंग। सो टोबैको यूज, राइट? द फर्स्ट कॉज ऑफ cancers in the world is tobacco use or smoking. What is the second largest cause of cancer? Obesity. ये लोगों को पता ही नहीं है। अगर आप मोटापे से पीड़ित हैं, why do you think कि WHO कहता है कि मोटापा बीमारी है? Because एक बीमारी 100 बीमारी को साथ लेके आएगी। ये एक गलत वास्तु है जो कि आपके उसको तहस नहस कर देता है। सो एक मोटापा, अगर मैं सर से नीचे तक चलना शुरू करूं, माइग्रेन, सूडो ट्यूमर सेरिब्रल यानी कि सर दर्द होना, क्लस्टर हेडेक होना, आंखों की रोशनी बिकॉज ऑफ डायबिटीज, टेस्ट बड खराब होना, कान, थायराइड, हार्ट अटैक, राइट, किडनी फेलियर्स, इनफर्टिलिटी मतलब बेबीज ना होना इन मेल्स एंड फीमेल्स, स्पर्म काउंट लो होना, ओवुलेशन ना होना लेडीज में। सो ये दोनों चीजें होना, वेरिकोज वेन्स, chronic venous insufficiency, and then cancers in ladies. मोटापे से जो पीड़ित लेडीज हैं उनको ब्रेस्ट कैंसर और यूट्राइन कैंसर 8-fold टाइम्स मोर होता है। यानी कि अगर एक लेडी के चांसेस X हैं जो कि ओबीस नहीं है, और एक दूसरी लेडी जो ओबीस है उसके into 8-fold हो गया, 8 टाइम्स ज्यादा चांस है उसको वो वाला कैंसर होने का। सो ब्रेस्ट कैंसर, uterine cancer, cervical cancer become 8 times more in ladies. In men, prostate cancer, colon cancer and gastric cancer becomes multiple times. So obesity अपने आप में ही एक बीमारी है और बीमारियों की जड़ है। और आई थिंक ये लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि अपने वेट को कंट्रोल में रखना, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना कितना इंपॉर्टेंट है। कई बार ये भी बोला जाता है ना कि जब कैंसर हो जाता है किसी को तो पता ही नहीं चला कैसे कैंसर हो गया, इसका कोई कॉज ही नहीं है, बट एक्चुअल में लाइफस्टाइल हमारी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लाइक यू सेड कि स्मोकिंग सबसे बड़ा कारण है, दूसरा सबसे बड़ा कारण है ओबेसिटी। यस। सो आई थिंक जो भी लोग आज का एपिसोड देख रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और उनको ये चीज़ अपनी डे टू डे लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करने की बहुत ज़रूरत है कि कैसे उनको लाइफस्टाइल अपनी लीड करनी है, क्या चाहते हैं वो अपनी लाइफस्टाइल के साथ। ऑल्सो डॉक्टर आपने फर्टिलिटी की बात की कि जब ओबेसिटी होती है तो इनफर्टिलिटी के केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि स्पर्म काउंट 0 हो जाए, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, और जो दोनों पेरेंट्स अगर ओबीज हैं तो उनको फैमिली प्लानिंग में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं? अगर हम स्टार्ट करें फैमिली की, सो ओबीस पार्टनर विल यूजुअली गेट ओबीस पार्टनर, मतलब प्रैक्टिकली देखा जाए। सो अगर एक यंग बॉय है जो ओबीस है तो यूजुअली जो उसका फीमेल पार्टनर होगा या जब से शादी होगी वो मोस्ट लाइकली ओबीस होगा। ऑफ कोर्स इन बिगर लार्जर इंडस्ट्रियल ग्रुप ऐसा नहीं होता, सबको अच्छे भी मिल जाते हैं, लेकिन अगर हम कॉमन मैन की बात करें तो यही होता है कि यूजुअली वो होगा। सो पहले तो एक पार्टनर मिलना मुश्किल, मैरिज की बात करें। सेकेंडली फिजिकल क्लोजनेस बिकम्स डिफिकल्ट अमंग ओबीस पीपल। थर्ड, इन मेल्स में ओलिगोस्पर्मिया एंड एजोस्पर्मिया यानी कि स्पर्म काउंट लो होना पहली बात, या स्पर्म काउंट ठीक होके उनका रॉन्ग स्पर्म्स होने। रॉन्ग मतलब या तो वो मोटाइल नहीं है,
या इमेच्योर हैं या डेड स्पर्म्स हैं। तो एक तो स्पर्म काउंट ही लो, ऊपर से जो है वो भी खराब, राइट, ये मेल्स में। थर्ड, इन फीमेल्स एनओवुलेटरी साइकिल। एनओवुलेटरी मींस कि उनको पीरियड्स तो आ रहे हैं लेकिन उनका ओवा नहीं बन रहा, ओवुलेशन नहीं हो रहा। सो पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज होना, एनओवुलेटरी साइकिल ना, तो इनफर्टिलिटी बिकम्स अ मैसिव प्रॉब्लम इन ओबीस कपल। अब इसका दूसरा कॉरोलरी क्या है? यंग लेडीज कहती है मेरे को पीसीओडी इसलिए मेरा वेट गेन हो रहा है। हाँ, दिस इज वेरी ये कॉमन उल्टा है, थिंग। मोटापे से पीसीओडी होता है, पीसीओडी से मोटापा थोड़ा होता है। अच्छा, तो ये लोगों को बड़ा मिसकंसेप्शन है कि मेरे को थायराइड है इसलिए मैं मोटी हो गई। थायराइड और पीसी, अब वो है ना, हमें किसी को तो दोष देना ही है ना। अब मैं ये सबको क्यों बोलूं कि मेरे पास कोई पेशेंट आके ये नहीं बोला सर मैं खाता बहुत हूं या खाती बहुत हूं और सोता रहता हूं, सोती रहती हूं तो इसलिए मोटी हो गई। वही वाली बात है, एक्सीडेंट के बाद कभी किसी को सुना है कि मैं शराब पी के गाड़ी चला रहा था और फोन पे था इसलिए मेरा एक्सीडेंट हो गया? नहीं। मैं बिल्कुल ठीक अपने स्लो 30-40 पे चल रहा हूँ, साइड में वो वहां से आ गया। सो अपने आप को तो ब्लेम करना नहीं ना हमने, तो ब्लेम किसी को तो करना पड़ेगा, राइट। तो ब्लेम किसको करा? मेरे को पीसीओडी है, मेरे को थायराइड है, मेरे फादर मदर भी ऐसी थे, मैं तो हवा लंबी सांस ले लूं तो भी मेरे को मोटापा है। तो ये दोष देने वाली बात है। इसलिए अगर हमारा सबसे पहली बात जब हमने स्टार्ट की थी, क्या की थी? एक्सेप्टेंस। सबसे पहले मैं एक्सेप्ट करूंगा कि मेरे को ये बीमारी है। जब मैं एक्सेप्ट कर लूंगा फिर मैं उसकी खोज करूंगा कि मेरे को ये बीमारी क्यों है। जब मैं खोज कर लूंगा तो मैं उसके करेक्टिव मेजर्स लूंगा कि मेरे ख्याल से ये 4 चीजें जो मेरी प्रॉब्लम है, फिर मैं उस पर वर्क करना स्टार्ट करूंगा। अगर मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा तो मैं पीछे की चीज कैसे करूं? अगर मैं यही ना मानूं मैं गंजा हूं तो मैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए कैसे जाऊंगा? पहले तो मुझे मानना पड़ेगा ना मैं गंजा हूं। तो बस ये बात है। आई थिंक एक्सेप्टेंस इज द की, और आप जितना जल्दी अपनी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कर लेंगे आपको उसको मैनेज करने में उतनी ही ज्यादा आसानी होगी। सो डॉक्टर, अभी तक तो हमने जितने भी ओबेसिटी की वजह से हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं उनके बारे में बात की कि क्या क्या हमारी बॉडी के लिए रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। अगर हम थोड़ी और ओबेसिटी के बारे में बात करें तो जो लोग ओबीज होते हैं, जो लोग ज्यादा मोटे होते हैं, उनको स्नोरिंग की ज्यादा प्रॉब्लम होती है। यस, सो स्नोरिंग को ना ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम कहते हैं और इसको ओएसए भी कह सकते हैं। सो बेसिकली क्या होता है कि मोटापे के साथ आपकी जो सांस है वो पूरी नहीं आती। यानी कि जब आप सोते हैं पहली चीज हो सकती है आप सिर्फ खराटे मारते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो टांगे पीछे गिर जाती है, आपके पास इतना नेक नहीं होता, जगह सांस लेने की नहीं होती। दूसरा हो सकता है आप उल्टे सोते हो, राइट, क्योंकि आप स्ट्रेट सोएंगे तो पीछे वो गिर जाएगी, यूबुला नीचे हो जाएगा तो आपसे सांस नहीं आएगी, तो खराटे आना। थर्डली आप सडनली उठ जग जाते हो, यानी कि स्लीप एपनिया, यानी कि आपको एपनिया किस पर? एपनिया मतलब आपकी सांस रुक जाना। सो अगर आपके पार्टनर्स आपके साथ सोते हैं या बच्चे माँ बाप को देख रहे हैं, वो सडनली रात को उठ जाना, तो दिस आर एपनिक्स। वो तो ये बहुत खतरनाक बात है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है जिसको ओएस कहते हैं, स्लीप एपनिया, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया या हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम। तो जो मोटापे के साथ लोग हैं, ये एक बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन है और इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। जरूरत पड़े स्लीप स्टडी करानी चाहिए, जरूरत हो तो पल्मोनोलॉजिस्ट से या अपने इंटरनल मेडिसिन वाले से मिलके आपको जो सीपैप की मशीन आती है, सांस की मशीन, वो लगानी चाहिए। एंड बट ऑफ कोर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज करेक्शन ऑफ ओबेसिटी। जैसे ही आप मोटापे से ठीक होंगे तो आपका स्लीप एपनिया खत्म हो जाएगा। मतलब हर एक चीज की जो जड़ है वो है मोटापा, ओबेसिटी। ऑल्सो डॉक्टर, अगर हम खाने की बात करें, बिकॉज आपने बहुत एम्फेसाइज किया है कि डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मॉडरेशन में दोनों चीजें करनी है। अगर हम कुछ ऐसी चीजों की बात करें जो हमारी बॉडी के लिए, फॉर एग्जांपल जिन लोगों को अपना वेट लॉस करना है, तो उनके लिए कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी डाइट में शामिल होना इज वेरी इंपॉर्टेंट? प्रोटीन्स, 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 प्रोटीन्स। अगर मैं सुबह से शाम तक 100 बार बात करूं और ये बोलूं कि आपने डाइट में क्या खाना है, मैं सबसे पहले बोलूंगा प्रोटीन्स। फोकस योर ब्रेन अराउंड प्रोटीन्स। आपके ब्रेन को एक ही चीज समझ में आनी चाहिए, जो मैं मुंह में डाल रहा हूं क्या वो प्रोटीन है कि नहीं है। अच्छा, प्रोटीन अगर आप फोकस कर लेंगे, फैट और कार्ब्स ऑटोमेटिकली चले जाएंगे, बिकॉज ऑल फूड्स प्रोटीन बेस्ड आर प्रोटीन बेस्ड। देयर इज नथिंग कॉल्ड प्योर प्रोटीन। मतलब अनलेस आप प्योर प्रोटीन पाउडर ले रहे हो, वो प्योर प्रोटीन पाउडर भी 80% प्योर प्रोटीन है, विच इज प्रोटीन, विच इज गुड। उसमें भी फाइबर है, उसमें भी कार्ब्स हैं, एडेड शुगर नहीं है बट कार्ब्स हैं। सो इसलिए अगर आपने वेट लूज करना है, हेल्दी रहना है,
हैप्पी रहना है, शरीर को स्वस्थ रखना है, फोकस ऑन प्रोटीन्स। ओके, सो प्रोटीन हमें किन सोर्सेज से मिल सकता है? सबसे अच्छे सोर्सेज क्या है प्रोटीन के? एग, ओके, वन ऑफ द गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। मिल्क, दो मिल्क इंसानों के लिए नहीं बना, मैं हमेशा ये कहता हूँ, मेरा मानना ये है, मिल्क वॉज नॉट मेड फॉर ह्यूमंस, क्योंकि प्रकृति के मुताबिक अगर मिल्क वॉज मेड फॉर ह्यूमंस, सो जो मदर है उसका मिल्क आना चाहिए था अगले 20-30 साल तक, नहीं आता ना, 6 महीने या 1 साल में बंद हो जाता है। सो बट या नाउ दैट वी बीन टेकिंग मिल्क फॉर सो मेनी ईयर्स, सो मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स, पनीर और सोया, पल्सेस, लेग्यूम्स, वेजिटेबल्स में ब्रोकली इज वेरी गुड, बीन्स, राइट। अब आप बीन्स भी मान लोगे तो बीन्स में दे आर प्रोटीन रिच, बट उसमें भी कार्ब्स तो जा ही रहा है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जा ही रहे हैं। तो इसलिए अगर आप फोकस प्रोटीन पे कर लेंगे, लेट्स से एक नॉर्मल इंडियन डाइट मान लेते हैं, राइट। अब मेरे को भूख लग रही है, मैंने 1 सब्जी 1 दाल 2 रोटी खानी है। अब मैं इसको कैसे मॉडिफाई करूंगा? मैं रोटी कर दूंगा आधी, ठीक है, राइट। आधी रोटी कर दी, मेरी 1.5 रोटी की भूख कहां जाएगी? 1 कौली दही ऐड कर दी और 1 कौली दाल ऐड कर दी मैंने। तो मैंने सब्जी ज्यादा ऐड नहीं करी, क्योंकि अगर वो पनीर की थी तो आधा पनीर तो हमें पता ही नहीं आजकल कैसा आ रहा है, तो पनीर थोड़ा कम कर दिया या सोया थोड़ा कम कर दिया, 2 दाल कर दी, 1 दही कर दी, रोटी 1.5 कम करके आधी रोटी कर दी। सो फोकस प्रोटीन की तरफ दे दिया। यही अगर कोई वेजिटेरियन है या एगिटेरियन है तो उसमें 1 अंडे की भुर्जी ऐड कर सकता है, 2 बॉइल्ड एग ऐड कर सकता है, ब्रेकफास्ट में आप एग ऐड कर सकते हो। नॉन वेजिटेरियंस के पास थोड़ा ऑप्शन ज्यादा है कि वो चिकन हो गया वो ले सकता है, फिश ले सकते हैं, सी फूड ले सकता है, उनके पास थोड़ा ऑप्शन ज्यादा है। और अगर आपको लगता है कि ये सब आर स्टिल नॉट गिविंग यू 1 ग्राम पर केजी पर डे, यानी कि हर इंसान को कम से कम 1 ग्राम पर केजी पर डे चाहिए। अगर मैं 60 किलो का, मुझे 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए, राइट। इसको डिवाइड कर लो 20-20-20 में। सो ब्रेकफास्ट में मुझे 20 ग्राम चाहिए, लंच में 20 चाहिए, डिनर में 20 चाहिए, राइट। और अगर आपको लगता है कि आप ये नहीं कर पा रहे, देन सप्लीमेंटेशन इज नॉट बैड। तो ये कहना कि सप्लीमेंटेशन इज बैड इज रॉन्ग। अगर आप इसको सप्लीमेंट बोला गया, इसको डाइट नहीं बोला गया। सप्लीमेंट मीन्स मुझे खाना प्रॉपर हेल्दी खाना है, अगर मेरे अच्छे खाने के बावजूद मेरे को प्रोटीन्स नहीं मिल रहे, देन आई विल टेक सप्लीमेंट्स, अदरवाइज फोकस ऑन फूड। सर, आपने पनीर के बारे में बात किया। आई थिंक पनीर वेजिटेरियंस के लिए प्रोटीन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है, और यू सेड कि आजकल पता नहीं किस तरह का पनीर मिल रहा है। रिसेंटली भी बहुत ज़्यादा आउटरेज हुआ है पनीर को लेके, काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स बहुत एक्टिव हो गए हैं कि बहुत से रेस्टोरेंट्स में फेक पनीर सेल किया जा रहा है, सिंथेटिक पनीर सेल किया जा रहा है। तो कैसे ये चीज़ें जो हैं एक आम व्यक्ति है वो आइडेंटिफाई कर पाए कि वो जो चीज़ें खा रहे हैं एक्चुअल में है रियल नहीं है? फेक पनीर पे आपका क्या कहना है? इसको हम ना 2 टुकड़ों में बांट लेते हैं, ठीक है, आसान तरीके से। अगर मैं किसी इंसान को बोलूं आज मैं आपको 10 ग्राम सोना 20,000 में दे रहा हूं, वो हंसेगा मेरे पे, कहेगा 1 लाख को पार कर चुका और आप कह रहे हैं 20,000 में दे दूंगा। कितना आसान सी लॉजिक है, ये तो हो ही नहीं सकता ना, हो ही नहीं सकता। अब इसको दूसरी बात में तोड़ते हैं। आपको करीब करीब 5 लीटर दूध चाहिए होता है 1 किलो पनीर बनाने के लिए। 5 लीटर दूध कितने का आएगा? पर लीटर अराउंड 65 समथिंग, 70 मान के चल लेते हैं। हाँ। 3500, 350 रुपए का दूध बनेगा तो 1 किलो पनीर बनेगा। 350 रुपए का आया 1 किलो। अब अगर आपको कोई 1 किलो पनीर 100 रुपए में दे रहा है तो कैसे दे रहा है? हो ही नहीं सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है। जब आप सोने पे इतना ध्यान लगा सकते हो कि अगर कोई मेरे को 1 लाख सोना वाला 70-80 दे रहा है तो कुछ गड़बड़ है, तो अपने खाने में क्यों नहीं ध्यान लगाते? हो ही नहीं सकता, राइट। अब आप एक ब्रेड पकौड़ा खाने जाते हो, उसमें इतना बड़ा पनीर का चंक है और 10 रुपए का मिल रहा है, वो पनीर कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। इट इज नॉट प्रैक्टिकल। बट यस, इन आवर सोसाइटी एंड आवर फूड रेगुलेशन देयर इज समथिंग कॉल्ड सिंथेटिक पनीर व्हिच इज अलाउड. Oh, it is allowed in It is India. allowed, yeah. So there's something called synthetic paneer, which is allowed, which is made by some fats and emulsifiers, other things. The only regulation is it should be mentioned on the packet. Okay, this is synthetic paneer. लेकिन अब सिंथेटिक पनीर तो पैकेट में होगा ना। अब आप रेस्टोरेंट में जाके खाओगे तो आपको कैसे पता कि वो ओरिजिनल पनीर है कि सिंथेटिक? अब बायर जो है या जो ओनर है उसने राइट पनीर खरीदा, राइट सोर्स से खरीदा, जिसने प्रोड्यूस किया उसने सिंथेटिक पनीर बना के बेच दिया, बट पनीर तो पनीर रह गया। पनीर तो पनीर रह गया, प्लेट में तो पनीर है, पनीर आ गया। सो आइडियली हमें दिस शुड नॉट बी समथिंग कॉल्ड सिंथेटिक पनीर, बिकॉज
हमारे सेंटिमेंट्स तो पनीर पे थे ना, तो सिंथेटिक पनीर बनाना आसानी। अब इसी का मैं आपको एक अलग एग्जांपल देता हूँ। आपने प्रिंगल्स खाए होंगे, राइट? उस पर आपने देखा कि क्या लिखा होता है? व्हाट आर प्रिंगल्स? मतलब जो हम पोटैटोज वाले वो खाते हैं। क्या होता है पोटैटो? चिप्स टाइप के रहते हैं। एग्जैक्टली, दे आर नॉट पोटैटो चिप्स। Pringles cannot write potato chips. Okay. Pringles cannot write potato chips because Pringles potato chips नहीं है। हाँ। चिप्स क्या होता है? आपने आलू लिया, उसको फ्राई कर दिया। नहीं आलू के वो घिस के पतले पतले निकाले, उसको फ्राई कर दिया, ये चिप्स है। प्रिंगल ऐसे नहीं बनता। प्रिंगल आलू लेता है, उसको उबालता है, उसका मैश करता है, उसमें मिक्सचर बनाता है, उसको पतला करता है, फिर वो पूरी की तरह उसको फ्राई करके फिर देता है। तो जब लोगों को मालूम चला तो उन्होंने सू कर दिया कि आप चिप्स के नाम पे एक कुछ और बेच रहे हो। तो प्रिंगल विल राइट पोटैटो ट्रीट या पोटैटो दिस या पोटैटो दिस, दे कैन नॉट राइट चिप्स। ओह गॉड, राइट? सो उसी प्रकार से अगर आप सिंथेटिक दे रहे हो तो बजाय इसके कि हम बोले सिंथेटिक पनीर अलाउड है, उसको सिंथेटिक कुछ और बोल दो, सो दैट कॉमन मैन जो हम आप और मैं हैं, हमें तो मालूम चले ना कि यार ये नहीं ये है। लाइक आप सोय मिल्क कहते हो, राइट? लेकिन सोय मिल्क एक वर्ड लिखा जाता है, राइट? दैट्स नॉट मिल्क, दैट्स सोय मिल्क, राइट? कोकोनट मिल्क। अगर आप कोकोनट मिल्क को बाहर जाके उसके सिर्फ बोलना शुरू कर दिया, हमने दूध बेच दिया, तो आप उस दूध को दूध नहीं मान सकते, राइट? इट्स कोकोनट मिल्क, राइट? इट लुक्स व्हाइट एंड इट कैन बी कॉल्ड मिल्क, बट इट्स कोकोनट मिल्क। सिमिलरली सिंथेटिक पनीर इज नॉट पनीर। सो द नेक्स्ट थिंग इज, तो कॉमन आदमी क्या करे? घर में बनाए पनीर। पनीर बनाना इज नो रॉकेट साइंस। दादी से पूछो, नानी से पूछो, मम्मी से पूछो, मासी से पूछो, सबको पता पनीर कैसे बनता है। थोड़ा फाड़ना ही तो है दूध, ओवरनाइट रखो, बन गया। और जो पनीर बन गया, उसका जो रेजिड्यू रखा, जो पानी बचा, उसको ना फेंके। दैट इज वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। दैट इज व्हाट इज द वे प्रोटीन। सो बाहर जो चीज बनती है, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ चीज, राइट, इवन अमेरिका फॉर दैट मैटर, जो इसका पानी बचता है उसको वे कहते हैं। वो पानी इससे महंगा होता है एक्चुअली। अच्छा। तो आप घर में दूध लीजिए, दूध को फाड़िए, पनीर बनाइए, उसके पकोड़े बनाइए, नहीं पकोड़े मत बनाइए, तलिए मत, सब्जी बनाइए, और जो ये पानी बचा इसको यूज करिए अपने कुकिंग में, आटा गूंदने में, अगर आपको आटा गूंदना है, या उसमें थोड़ा सा कुछ नमक मिर्च डाल के इसको पीजिए। दिस इज वे विच इज अगेन वेरी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन विद ऑलमोस्ट क्लोज टू जीरो फैट। वाओ। तो दिस नथिंग कॉल्ड होम फूड। आई थिंक जितना आप घर का खाओगे उतना आप ज्यादा हेल्दी रहोगे, जितना कॉशियस रहोगे अपनी डाइट को लेके, उतना ज्यादा आपकी जो लाइफस्टाइल है वो बेटर रहेगी। ओबेसिटी और बाकी जो हेल्थ कंडीशन है उनसे भी खुद को आप बचा पाएंगे। डॉक्टर, हमने डाइट को कम्प्लीटली आई थिंक डिस्कस कर लिया है। अब हम उन लोगों की बात करते हैं जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं और वो करने की कोशिश भी कर रहे हैं, बट बहुत ट्रायल के बाद सब कुछ उन्होंने मैनेज कर लिया, सारी चीजें हो गई, उनका वेट लॉस हो ही नहीं रहा है, उनके लिए क्या ऑप्शन? हम इसको एक पिरामिड की तरह मानते हैं। द मेन स्टे इज डाइट एंड एक्सरसाइज, बिहेवियरल मॉडिफिकेशन एंड एक्सरसाइज, फिजिकल ट्रेनिंग। बट कुछ लोग इन स्पाइट ऑफ डूइंग ऑल दिस नहीं कर पाते। उन लोगों के लिए दिस समथिंग कॉल्ड बेरियाट्रिक सर्जरी या वेट लॉस सर्जरी। सो वेट लॉस सर्जरी, जो भी क्लास 2 ओबीस, जैसे हमने पहले क्लास 1 क्लास 2 किया था, क्लास 2 ओबीस जिनके पास डायबिटीज या ब्लड प्रेशर या कोई प्रॉब्लम है उनके लिए, या क्लास 3 जिनका 35 से ऊपर बीएमआई है और उनको मोटापे के साथ जुड़ी हुई प्रॉब्लम अभी तक नहीं है, उनके लिए बनी है, राइट? सो टुडेज एरा बेरियाट्रिक सर्जरी इज एक्सट्रीमली सेफ। पिछले 50 सालों से हो रही है एंड सेफली किया जा सकता है। लैप्रोस्कोपिक यानी कि की होल सर्जरी की सकती है, रोबोटिक सर्जरी की जा सकती है, विच इज ऑफ कोर्स अ बेटर टूल टू डू सर्जरीज। आधे घंटे की शायद सर्जरी होती है, एक दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। पेनलेस होती है? पेन लेस होती है बट पेनलेस नहीं होती। सो लेस पेन बट नॉट पेनलेस, राइट? बट व्हेन आई से पेनलेस, आई मीन इज 3 घंटे में आप चल फिर सकते हैं, नेक्स्ट डे अपनी कार चला सकते हैं। कार चलानी आनी चाहिए, ये नहीं कि मतलब डॉक्टर ने कहा था कार चलानी है, राइट? सो एक दिन आपको हॉस्पिटल में रहना है, 2 दिन हॉस्पिटल में रहना है, कोई स्टिचेस नहीं है, बैंडेजेस नहीं है, कोई ड्रेन्स नहीं है, पाइप्स नहीं है। 3 घंटे में चलिए फिरिए, टॉयलेट खुद जाइए, अगले दिन अपनी कार चलाइए, दूसरे दिन अपने ऑफिस जाइए, ऑफिस का काम करिए। स्कारिंग भी नहीं होती? सीढ़ी चढ़िए, नीचे उतरिए, घर में अगर बच्चे हैं तो उनको देखिए, कुकिंग कीजिए, घर में अगर लेडीज हैं
तो it's so simple today. So for rightful candidate, bariatric surgery is the answer. ओके, आई थिंक अब जो लोग अपना वेट लॉस कर रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं, उनको एक ऑप्शन मिल चुका है और उनको पता है कि क्या सर्जरी करानी है, कैसे होती है, कितना ट्रीटमेंट में टाइम लगता है. आई थिंक डॉक्टर, हमने ओबेसिटी को बहुत अच्छे से समझा है एंड आपने बहुत ही ईजिली सब कुछ एक्सप्लेन किया है कि डाइट कैसी होनी चाहिए, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, क्या कॉजेज हैं, सिम्टम्स क्या हैं. अब हम कोई हेल्थ टिप अगर आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें एट लास्ट, ताकि वो अपना वेट लॉस बहुत इफेक्टिवली कर पाएं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी पाए और कहीं ना कहीं उनको पता हो कि उनको अपनी लाइफ में क्या डूज हैं और क्या डोंट्स हैं जो फॉलो करने हैं. इतने लंबे चैप्टर को छोटे उसमें करना मुश्किल होगा, लेकिन मेरा कहना यही है, नंबर 1, प्लीज बी अवेयर. सबसे पहले अवेयर एंड एक्सेप्टेंस. अपना वजन लीजिए, अपना BMI कैलकुलेट कीजिए और एक्सेप्ट करिए आपको प्रॉब्लम है. सोल्यूशन पे आप तब जाएंगे जब आप एक्सेप्ट करेंगे आपको प्रॉब्लम है. सो सबसे फर्स्ट इज एक्सेप्टेंस. सब लोग अपना BMI कैलकुलेट कीजिए, अपना नॉर्मल डाइट देखिए, अपना वेट कैलकुलेट कीजिए, हाइट देखिए. अगर आपके प्रॉब्लम है तो उसको आइडेंटिफाई कीजिए कि मेरे को ये प्रॉब्लम है. आइडेंटिफाई करने के बाद आप एक पेन पे लिखिए आपके रॉन्ग थॉट्स. सबको पता वो गलत क्या कर रहे हैं. आप सिर्फ आंखें बंद करके बोल सकते मैं नहीं कर रहा. आपको, अगर आप गलत कर रहे हैं, आप गलत खा रहे हैं, आपको पता है, राइट. आपको पता है कि मैं गलत नहीं खाता, लेकिन मैं सुबह चाय के साथ 2 बिस्किट खाता हूं. वो 2 बिस्किट बर्न करने का मतलब है 3 किलोमीटर भागना. 2 बिस्किट इज इक्विवेलेंट टू 3 किलोमीटर ऑफ रनिंग. तो अगर आप 2 बिस्किट रोज सुबह और शाम खा रहे हैं चाय के साथ, imagine the calories that you've taken. So make a food diary. एक छोटी नोटबुक लिखिए, जो मुंह में डाल रहे हैं उसको लिखिए. आपको एक फूड डायरी रहेगी. आप किसी अच्छे डाइटिशियन से मिल सकते हैं, आप किसी वेट लॉस स्पेशलिस्ट से मिल सकते हैं, किसी फिजिशियन से मिल सकते हैं जो आपको हेल्प करे, गाइड करे कि आपने कैलोरी कैसे कम करनी है. 30 किलो कैलोरीज आपको चाहिए. नीचे जाने के लिए डेफिसिट चाहिए. आधा फूड से, आधा एक्सरसाइज से. ये इंपॉर्टेंट है. एंड राइटफुल लोगों के पास जाइए. आपको सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स की बातें नहीं सुननी. मैं नाम नहीं बता सकता. आज की तारीख में 4-5 ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनकी सर्जरी मैंने करी हुई है और वो ये बोलते हैं कि उन्होंने ये डाइट लेके सर्जरी करी, ये डाइट लेके ठीक करा अपने आप को, ये डाइट लेके ठीक किया, और ऐसा ना करने से किया, ऐसा ना करने से किया. सो प्लीज डोंट गेट लॉस्ट इन दिस वर्ल्ड, डिजिटल वर्ल्ड. प्लीज अंडरस्टैंड द ट्रूथ. एंड जो बोला जाता है, जो दिखाया जाता है और जो रियलिटी होती है वो नहीं है. सो कॉल्ड मैजिकल ड्रग्स से बचें. मैजिकल ड्रग्स कुछ नहीं होती. आजकल ये सिमाग्लूटाइड, वीगोवी एंड अदर दवाइयाँ मार्केट में आ रही हैं. आपको इन्फ्लुएंसर्स एंड बड़े एक्टर्स एंड बड़े डायरेक्टर्स दिखेंगे जो कहते हैं कि दिस आर गुड, दिस आर ऑल ओरिएंटेड एंड दिस आर पेड बाय द कंपनी, राइट. सो इन चीज़ों से दूर रहिए. अपने आप को स्वस्थ रखिए, सरल रखिए. ईजी थिंग इज कंट्रोल योर डाइट, ईट प्रोटीन्स, go exercise, write down your progress, and in spite of everything, if you are in problem, then bariatric surgery is one of the solution for a select few group of. थैंक यू सो मच डॉक्टर पीटर्स. अब इतना जो इंसाइटफुल सेशन था, उसका जो क्रंच आपने हमारी ऑडियंस को दिया, आई थिंक ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. You're most welcome. Thank you so much. आई होप आज का पॉडकास्ट सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा. अगर आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो, अगर कोई सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. और ऐसे और भी पॉडकास्ट सेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें.